इमेजिन कीजिए भविष्य के सन 2553 में होने वाली एक ऐसी जंग के बारे में जिसमें दुश्मन दिखाई ही नहीं देता, लेकिन उसके मैदान में उतरते ही चारों तरफ मौत का सन्नाटा छा जाता है। अब क्या आप अकेले पूरी गैलेक्सी को बचा पाएंगे? कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे हमले से जिसने इंसानियत की बुनियाद हिलाकर रख दी। स्पेस की गहराइयों में बसी कॉलोनी नाम के एक प्लेनेट की इंसानी कॉलोनी पर खौफनाक एलियन फोर्स ने धावा बोल दिया, जिससे पूरा ब्रह्मांड एक तबाही की कगार पर आकर खड़ा हो गया। लोग चारों तरफ अपनी जान बचाकर भाग रहे थे और तभी उनका संपर्क हेडक्वार्टर से भी टूट जाता है, जिसका मतलब कि अब उनके बचने का कोई रास्ता नहीं है। पर तभी उन्हें बचाने के लिए इस भयानक माहौल में एंट्री होती है मास्टर चीफ जॉन की, एक ऐसा वॉरियर जिसे खतरे की बू पहले ही आ जाती है। वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक स्पार्टन है जिसे बचपन से कड़ी ट्रेनिंग और टॉर्चर देकर यूएनएससी वालों ने किलिंग मशीन बना दिया है। पर क्या उसकी ये ताकत उस अनजान दुश्मन के सामने काफी होगी? फिर अभी सबको बचाने के लिए जॉन तुरंत ही कॉलोनी प्लेनेट के रिले स्टेशन की तरफ निकल पड़ता है। पर जब वो चट्टान पर पहुंचता है तो वहाँ घने कोहरे में लिपटी हुई खामोशी, बिखरी हुई गाड़ियाँ और टूटे हुए कम्युनिकेशन डिवाइसेस पड़े थे। पर अभी असली गेम तो तब शुरू होता है जब उसे पास से गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। आवाज का पीछा करते हुए वो यूएनएससी के घबराए हुए मरीन तक पहुंचता है जो अपनी टीम के साथ वहां पर एलियन से लड़ने के लिए आया था और अभी के लिए वो डर से कांप रहा था। जॉन के पूछने पर उसने बताया कि कोहरे में अजीब सा घूम रहे हैं, लेकिन वो अपनी बात को पूरी कर पाता उससे पहले अचानक वो जॉन की नजरों के सामने से हवा में गायब हो गया। ये देखकर जॉन ने फौरन ही बाकी मरीन को पीछे हटने का ऑर्डर दिया, लेकिन अब तक देर हो चुकी थी। कुछ ही सेकंड में जॉन की पूरी मरीन टीम को एलियंस ने अपनी गायब होने वाली शक्ति का इस्तेमाल करके खत्म कर दिया और मैदान में जिंदा सिर्फ दो ही लोग बचे थे, जॉन और टालिया नाम की एक फीमेल मरीन। तभी घने कोहरे को चीरते हुए एक लाइट सेबर चमकी और जॉन का सामना उस समय पर पहली बार कोवेनेंट के एलियन वॉरियर से हुआ। तब एक खूनी लड़ाई और बहुत ही ज्यादा जद्दोजहद करने के बाद जॉन ने उसे और उसके कई साथियों को ढेर तो कर दिया, लेकिन तभी धुन से और भी काफी सारे एलियंस अपनी तलवारें लेकर जॉन को मारने के लिए आगे आ गए। पर जब वो सभी एलियंस जॉन पर आखिरी वार करने वाले थे तभी मैदान में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। उन खूंखार एलियंस ने अचानक से अपनी तलवारें नीचे कर ली और उनकी आंखों में एक अजीब सी रिस्पेक्ट आ गई। जॉन ने जब पलट कर देखा तो वहाँ एक अनजान शख्सियत खड़ी थी जिसके सिर्फ एक इशारे पर एलियंस ने अपना हमला रोक दिया और उसके साथ सीधा अपने स्पेसशिप की तरफ चले गए। उस साय को देखने के बाद तो जॉन के पैरों तले जमीन निकल गई थी और उसका दिमाग फटने को था, क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि पिछले सीजन वाली वही मैकी खड़ी थी जिसे जॉन के ही साथी ने जॉन की जान बचाने के लिए जॉन के सामने ही मौत के घाट उतार दिया था। अब ऐसे अगर दोस्तों आप लोगों ने इसके पहले पार्ट को नहीं देखा है तो बता दूं कि ये इस कहानी का सेकंड सीजन है और फर्स्ट सीजन का पूरा एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुका हूँ, जिसका लिंक आपको हमेशा की तरह पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ऐसे अब तक सीजन 1 की कहानी को 6 महीने बीत चुके थे और 6 महीने पहले एक बड़े ऑपरेशन के जरिए जॉन के दिमाग से कॉर्टोना को पूरी तरह निकाल कर उसको पहले जैसा कर दिया गया था। फिर भी प्रेजेंट टाइम में एलियंस अपनी स्पेसशिप में बैठ तो गए थे, लेकिन उनका मकसद अभी भी पूरा नहीं हुआ था। अपनी स्पेसशिप में बैठने के बाद उन्होंने अपने सबसे घातक लॉन्ग रेंज वेपन का इस्तेमाल प्लेनेट पर करना शुरू कर दिया और वो हथियार जहाँ पर भी टकरा रहा था वहाँ की जमीन पिघलकर खौलता हुआ लावा बन रही थी। तो जॉन ने प्लेनेट के लोगों को बचाने के लिए उन्हें एक ट्रांसपोर्ट शिप की तरफ भगाया, लेकिन दुश्मन के अटैक से कई शिप हवा में ही राख हो गए। ये देखकर जॉन ने बचे हुए लोगों से जल्दी से शिप में चढ़ने की गुजारिश करी, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया क्योंकि उनका मानना था कि वो अपनी धरती को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, चाहे उन्हें मौत को ही गले क्यों न लगाना पड़े। इसी वजह से जॉन अब ना चाहते हुए भी अपने शिप में बैठकर अपने साथियों के साथ वहाँ पर से निकल गया और बेबसी से नीचे मौजूद लोगों को लावा में गुम होते हुए देखने लगा। ये जॉन के लिए एक ऐसी हार थी जिसकी छाप उसके मन में हमेशा रहने वाली थी। अब वैसे अब तक की तबाही के बाद एक बड़ा सवाल जॉन के दिमाग में घर कर गया था। दरअसल बीते कुछ महीनों में इंसानी कॉलोनीज वाले कई सारे प्लैनेट्स को एलियंस ने पूरी तरह से राख कर दिया था कि अगर एलियंस को प्लैनेट को खत्म ही करना है तो पहले जमीन पर आकर लड़ाई क्यों करते हैं। और अभी के लिए जॉन के मन में सबसे बड़ा सवाल ये भी था कि अचानक वो लोग पीछे क्यों हटने लगे। इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए जॉन इंटेलिजेंस ब्यूरो को रिपोर्ट देने की तैयारी कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर अचानक से जेम्स की एंट्री होती है, जो अब से डॉक्टर हेस्ली की जगह पर स्पार्टन प्रोजेक्ट का नया हेड था। अब वैसे जॉन और उसकी टीम वालों को जेम्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि जेम्स स्पार्टन को इज्जत देने की बजाय उनकी ताकत की वजह से उन्हें खतरा मानता था। इसी वजह से अभी वो एक बड़ा फैसला लेता है कि आगे से स्पार्टन हर एक बड़े मिशन में न जाकर ज्यादातर छोटे मोटे काम ही करेंगे। जॉन इस बात पर भड़क उठता है क्योंकि वो जानता था कि ये वक्त आराम करने का नहीं है, इसीलिए वो अकेले में जेम्स से मिला और उसे कॉलोनी प्लेनेट की सारी सच्चाई बताते हुए साफ कहा कि एलियंस अपने वॉरियर को ग्राउंड कॉम्बैट की ट्रेनिंग दे रहे हैं और पक्का उनके मन में कुछ बहुत ही बड़ा करने का इरादा है, वरना वो प्लेनेट के पास आकर उसे तुरंत ही राख में बदल चुके होते। पर जैसा कि जेम्स के दिमाग पर तो नफरत का पर्दा पड़ा था, इसलिए उसने जॉन की किसी भी बात के ऊपर भरोसा नहीं करा और न्यूज में भी टीलिया को एक हीरो की तरह पेश करते हुए उसे झूठ बोलने पर मजबूर करा कि उन्होंने प्लेनेट के ऊपर कई एलियंस को जान से मारा था और सिचुएशन अब पूरी तरह से कंट्रोल में है। ये देखकर जॉन और उसके साथियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, क्योंकि सच्चाई इससे पूरी तरह से अलग थी। एलियंस असल में हारे नहीं थे बल्कि वो खुद ही पीछे हटे थे। इसी वजह से गुस्से में भरा जॉन सीधा जेम्स के पास जाकर उसे एक बार फिर से वार्निंग देता है कि अगर तुमने गलत खबर फैलाई तो बाकी सोल्जर दुश्मन को हल्का समझने लगेंगे और इसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत होगा। ये बात सुनने के बाद जेम्स ने जॉन को याद दिलाया कि तुमने बताया था कि एलियन वॉरियर खुद पीछे हट गए थे, पर बिना किसी सबूत के ये बात कोई भी नहीं मानेगा और सबको यही लगने लगेगा कि तुमने एलियंस के साथ कोई सीक्रेट डील करी हुई है। ये बात सुनने के
बाद जॉन के पास भी कोई जवाब नहीं था और वो तो खुद इस उलझन में था कि आखिरकार एलियंस का असली मकसद है क्या। आगे जब हर तरफ से रास्ते बंद हो गए तो जॉन जाकर मार्गरेट से मिला, जिसे फर्स्ट सीजन में स्पार्टन्स की गलती छुपाने के लिए अपनी एडमिरल की कुर्सी को गंवाना पड़ा था। तो मार्गरेट ने जॉन की सारी बातें सुनी, लेकिन उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि एलियंस आखिरकार करना क्या चाहते हैं। इसीलिए फिलहाल उसने जॉन से बस इतना ही कहा कि आगे अगर कुछ नया पता चले तो जरूर बताना। इधर रबल प्लेनेट पर जॉन का पुराना दोस्त सोरेन एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गया था, क्योंकि एक लड़के ने उसके पास आकर दावा करा था कि उसने डॉक्टर हेस्ली के ठिकाने को ढूंढ लिया है, और क्योंकि हेस्ली के ऊपर बड़ा इनाम था इसीलिए सोरेन भी बिना सोचे समझे उस लड़के के साथ उस ठिकाने पर पहुंच गया। और उसे नहीं पता था कि ये एक चाल है, क्योंकि अगले ही पल उसे यूएनएससी सोल्जर्स ने आकर घेर लिया और संगीन जुर्मों के इल्जाम में गिरफ्तार करके अपने साथ ले गए। इसी बीच जॉन यूएनएससी हेडक्वार्टर के सेंट्रल हॉल में पहुंचता है, जहां पर सोल्जर्स के नाम वाली लिस्ट को अपडेट करा जा रहा था, और वहां पर जॉन ने देखा कि स्पार्टन स्क्वाड के एक मेंबर कोबाल्ट का नाम लिस्ट से हटा दिया गया है। दरअसल कोबाल्ट कुछ दिनों पहले एक मिशन पर जाने के बाद गायब हो चुका था, जिसके बाद से अब तक उसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चला होता, और अब यूएनएससी वाले भी फाइनली उसको मरा हुआ मान चुके थे। जॉन इस बात पर भड़क उठा, उसने चिल्लाकर कहा कि कोबाल्ट मरा नहीं है, बल्कि बस वो मिसिंग है। इस बात पर वहाँ खड़े वर्कर्स ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो तो बस ऊपर से आए हुए ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे। इसी वजह से अब जॉन सीधा जेम्स के पास गुस्से में जाकर उससे कोबाल्ट के मिशन में हुई गड़बड़ी के बारे में पूछने लग गया, जिस पर जेम्स के कोई खास जवाब न देने पर जॉन ने ठान लिया कि वो किसी भी हालत में अपने दोस्त को ढूंढ कर निकालेगा। लेकिन जेम्स ने उसे धमकी दी कि अगर तुम बिना परमिशन के गए तो नतीजा भयानक होगा, क्योंकि अभी तक किसी को भी तुम्हारे और एलियंस के बीच में रिश्ता न होने पर यकीन नहीं हुआ है। तो इस बात पर यकीन दिलाने के लिए जॉन्स ने जिम को टालिया से बात करने के लिए कहा, मगर जेम्स तो पहले ही टालिया से बात कर चुका था, और टालिया ने तो अपने बयान में साफ कह दिया था कि उसे तो एलियंस के अपने आप वापस जाने के बारे में कुछ भी याद नहीं है। मतलब कि टालिया के बस एक झूठ की वजह से जॉन का सारा सच एक झूठ बनकर रह गया था। खैर अभी जेम्स ने उसे आखिरी वार्निंग देते हुए कहा कि यूएनएससी वालों को स्पार्टन्स की जरूरत है, लेकिन आर्मर के अंदर रहकर रूल फॉलो न करने वाले इंसान को हमें रिप्लेस करने में देरी नहीं लगेगी। इस पर जॉन को गुस्सा तो आता है, मगर वो कुछ भी नहीं कह पाता। अब एक तरफ जहाँ पर जॉन का भरोसा था कि एलियन जल्दी ही एक फुल स्केल अटैक करने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जेम्स का शक था कि कहीं सच में तो जॉन ने एलियंस के साथ कोई डील नहीं कर ली। इसलिए वो एक एक करके जॉन के साथियों को अपने पास बुलाकर उनसे जॉन के बारे में पूछताछ करने लग जाता है। लेकिन जॉन के तीनों साथी काय, बैनक और रिच जॉन को बहुत ही अच्छे से जानते थे, और उनके हिसाब से उनकी टीम के लिए जॉन से बेस्ट लीडर हो भी नहीं सकता था। दूसरी तरफ जॉन सीधा टीलिया के घर पहुंच गया ताकि वो उससे जान सके कि उसने सच क्यों छुपाया है। लेकिन उसके टीलिया के कुछ पूछने से पहले ही वहाँ पर टीलिया की मॉम आ गई, जो जॉन को टीलिया का बॉयफ्रेंड समझ रही थी, क्योंकि आज तक टीलिया अपने किसी दोस्त को भी अपने घर पर नहीं लेकर आई होती। तब सारी चीजों को क्लियर करके जॉन सबसे पहले तो टीलिया और उसके परिवार के साथ खाना खाता है, और फिर खाना खाने के बाद जब जॉन और टीलिया अकेले में बैठे होते हैं तब टीलिया उसको बताती है कि अपने सभी साथियों में सिर्फ वही इकलौती जिंदा बची थी, और अगर वो भी जॉन की तरह सबको सच बताने की कोशिश करती तो सब लोग उसके ऊपर भी सवाल उठाते, और उसका हाल भी बिल्कुल जॉन के जैसा ही होता। अभी जॉन ने उसकी सभी बातें समझी तो, पर साथ ही उसे समझाया कि भागने से कुछ भी नहीं होगा, और दुश्मन के वापस आने से पहले उन्हें उनसे लड़ने की पूरी तैयारी करनी होगी। फिर इसके बाद बेस में वापस आकर जॉन ने कोबाल्ट को बचाने के लिए हाल ही में हुए मिशन की सारी लिस्ट चेक करी, जिससे उसे पता चला कि कॉलोनी प्लेनेट पर हमला होने से पहले रीच प्लेनेट पर ही मौजूद उनके पुराने हेडक्वार्टर के रिले स्टेशन में भी काफी तोड़फोड़ हुई थी, और कोबाल्ट और उसके साथियों को वहीं पर चेकिंग के लिए भेजा गया था। ये जानते ही जॉन ने अपने साथियों के साथ ट्रेनिंग का बहाना बनाया और निकल पड़ा रिले स्टेशन की तरफ कोबाल्ट और उसके साथियों को बचाने के लिए। इधर हेडक्वार्टर के अंदर एक खौफनाक सा जेम्स का इंतजार कर रहा था। जेम्स ने कोर्टाना एआई का इस्तेमाल करा, जिसे पूरी तरह बर्बाद नहीं करा गया था, बल्कि यूएनएससी वाले उसे एनालिसिस के लिए यूज कर रहे थे। अभी के लिए जब कोर्टाना ने जेम्स के कहने पर मिलिट्री डेटा को एनालाइज करा तो जेम्स के होश उड़ गए। कोर्टाना ने अंदाजा लगाया कि उनके प्लेनेट के ऊपर एक फुल स्केल एलियन अटैक होने की संभावना 97% है। ये जानकर जेम्स ने घबराते हुए उससे जानने की कोशिश करी कि इसे कैसे रोका जाए, जिस पर कोर्टाना ने उसे पत्थर की लकीर जैसा जवाब दिया कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, नतीजा नहीं बदलेगा। अब रात के अंधेरे में प्लेनेट रीच के एक आउटपोस्ट पर मौत ने दस्तक दे दी। वहाँ तैनात गार्ड्स को कुछ आहट सुनाई थी, जिसे सुनते ही उन लोगों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया। लेकिन तभी एक एक करके सभी सैनिक हवा में गायब होने लग गए, क्योंकि अब तक वहाँ पर एलियंस पहुँच चुके थे, और उनके साथ ही वही मिस्टीरियस मैकी, जो गोली लगने के बाद भी चमत्कारी ढंग से जिंदा बच गई थी। वहीं दूसरी तरफ क्वान, जिसके प्लेनेट मेट्रिकल को पिछले पार्ट के बाद एलियंस ने पूरी तरह से तबाह कर दिया था, अभी के लिए वो डबल प्लेनेट पर एक गुलाम की तरह गरीबी में जीवन काट रही थी। दरअसल क्वान के ऊपर यूएनएससी वालों ने एक बहुत ही बड़ा इनाम रखा हुआ था, इसीलिए क्वान को ना चाहते हुए भी छुप कर रहना पड़ रहा था। तभी कुछ गार्ड्स की नजर उसके ऊपर पड़ जाने की वजह से वो उनसे बचकर भागने की कोशिश करती है, और थोड़ा सा दूर आने के बाद अपने पीछे पड़े हुए एक गार्ड को गुस्से में मौत के घाट उतार देती है। वहीं दूसरी तरफ रीच प्लेनेट पर जॉन अपनी फैल्कन शिप को लेकर कोबाल्ट की लास्ट लोकेशन पर पहुंच चुका था, जहां नीचे उतरने पर सन्नाटा इतना ज्यादा गहरा होता है कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे जाए। उस जगह पर ना तो किसी लड़ाई के निशान थे, ना ही कोई शोर, बस एक खामोश रात थी जो किसी बहुत ही बड़े तूफान की तरफ इशारा कर रही थी। अब जैसा कि अभी तक जॉन ने अपने बाकी सारे साथी स्पार्टन्स को नहीं बताया होता कि वो वहाँ पर क्यों आए हैं, इसीलिए सबके मन में तरह तरह के सवाल चल रहे थे। जॉन भी
भी अब उनसे सच्चाई छुपाने की कोशिश नहीं करता और साफ कह देता है कि एलियन ने प्लेनेट रीच के अंदर एंट्री ले ली है और उनकी वजह से उनका साथी कोबाल्ट किसी बहुत ही बड़ी मुसीबत में है। पर क्योंकि बड़े ऑफिसर्स को हमारी बातों के ऊपर भरोसा नहीं है तो हमें ये काम अनऑफिशियली पूरा करना पड़ेगा। अभी अपने लीडर की हिम्मत देखकर सब इस खतरनाक मिशन के लिए मान गए। आगे आउटपोस्ट पर आगे बढ़ते हुए वहाँ का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए क्योंकि पूरी जगह अंदर से भी सुनसान थी और वहाँ पर भी कोबाल्ट या फिर उसके साथियों का कोई भी नामो निशान नहीं था। तभी वहाँ के कम्युनिकेशन कंसोल से कान फाड़ने वाली स्टैटिक आवाज आई, जो आवाज जॉन ने कॉलोनी प्लेनेट पर भी हमले के वक्त में सुनी थी और अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि एलियंस उनके प्लेनेट पर भी दस्तक दे चुके हैं। वो इस बारे में अपने साथियों से बात कर ही रहा था कि तभी अचानक वहाँ पर काफी सारे मिलिट्री के लोगों ने आकर जॉन और उसके साथियों के ऊपर गन तान दी, जिसका ऑर्डर उन्हें जेम्स ने दिया था। और अब जैसा कि जॉन और उसकी टीम ने इस मिशन के बारे में किसी को भी नहीं बताया था तो अब वो लोग एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे, जिसकी वजह से अगले ही पल उनके ऊपर इल्जामों की बारिश होने लग गई। अनऑथोराइज्ड वेपन का इस्तेमाल, बिना परमिशन फैल्कन शिप को लेकर जाना और यहाँ तक कि ऑफिसर्स को गन दिखाकर उन्हें धमकाना, इन सभी इल्जामों की वजह से जॉन और उसके साथियों के आर्मर को छीन लिया गया और बाद में जॉन को मेजर जेकब ने अपने पास बुलाया। तब जॉन जेकब को समझाने की कोशिश करता है कि वो वहाँ पर बस कोबाल्ट की मदद करने के लिए गए थे, लेकिन जेकब को जॉन की बातों के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता और वो जॉन को हाल ही में हुए मिशन का डाटा दिखाते हुए बताता है कि कोबाल्ट तो कभी उस जगह पर मिशन करने के लिए गया ही नहीं था। ये देखने के बाद तो जॉन के होश उड़ जाते हैं और उसे तुरंत समझ में आ जाता है कि किसी ने बहुत सफाई से डेटा के साथ छेड़छाड़ करके उसे गलत जगह उलझा दिया है और जैसे कि जॉन की बातें सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं था, इसी वजह से जॉन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और अब तक हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके थे कि जॉन की इस अजीब हरकत की वजह से उसके अपने साथी भी उसके ऊपर चेक करने लग गए थे। उन्हें भी लग रहा था कि शायद जॉन मेंटली ठीक नहीं है। इसी बेबसी और गुस्से में जॉन तुरंत ही लिफ्ट में जाकर वहाँ मौजूद गार्ड्स के ऊपर हमला करता है और उस बेस से भाग निकलता है। इस बारे में थोड़ी देर बाद जेम्स से काय को पता चलने पर वो काफी ज्यादा हैरान रह जाती है और उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि उनका मास्टर चीफ इतना बड़ा कदम उठा सकता है। खैर फिलहाल के लिए काय को ये बात तो समझ आ चुकी थी कि जॉन अब किसी की भी नहीं सुनेगा और वो वही करेगा जो उसके हिसाब से सही है, लेकिन फिलहाल के लिए जेम्स के दिमाग में कुछ और चल रहा होता है जो करने से पहले वो काय को समझाने लगता है कि एक सोल्जर का मकसद सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो करना होता है, अपने दिमाग से चलना नहीं। और वैसे जेम्स सच में इतना ज्यादा गिरा हुआ था कि वो काय के मन में जॉन के खिलाफ और भी ज्यादा जहर खोलने की कोशिश करने लग जाता है और उससे कहता है कि जॉन शायद दुश्मनों के साथ मिला हुआ है। काय को भी धीरे धीरे इन बातों के ऊपर भरोसा होने लगा था, लेकिन असली सच्चाई तो जेम्स ने एक सीक्रेट कमरे में छुपा कर रखी थी। थोड़ी देर बाद उसने जेकब को उसी सीक्रेट कमरे में बुलाकर कोबाल्ट और उसकी टीम की लाशें दिखाई, जिनके शरीर पर मौजूद गाँव चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि एलियंस ने अपनी लाइट सेबर से मारा है। जेकब ये देखकर बहुत ज्यादा दंग रह जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि जॉन का शक 100% सही था और दुश्मन रीच प्लेनेट की दहलीज पर कदम रख चुके हैं, इसीलिए अब वो तुरंत ही सबको अलर्ट करना चाहता था। लेकिन जेम्स ने उसे रोकते हुए कड़वा सच बताया कि यूएनएससी के पास फिलहाल के लिए इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो एलियन से लड़ सके और अभी के लिए सबसे बेहतर यही है कि हम शांति से अपने परिवार और जरूरी सामान को लेकर यहाँ पर से निकल जाएं और बाकी लोगों को उनके हाल पर छोड़ दें। ये सुनने के बाद जेकब इस पर कुछ भी नहीं कह पाता और थोड़ी देर बाद जेम्स अपने हॉस्पिटल में एडमिट पिता से मिलने के लिए जाता है। अब वैसे जेम्स तो खुद भी अपने पिता को लेकर वहाँ पर से भागना चाहता था, लेकिन उसके पिता एक पुराने मिजाज के इंसान थे और उन्होंने इस ग्रह पर मौजूद कई सारे पुलों और इमारतों को अपने हाथों से बनाया था। साथ ही उनकी मर चुकी बीवी और बेटी की यादें भी इसी मिट्टी से जुड़ी थी, इसीलिए वो इस ग्रह को छोड़ने से साफ इनकार कर देते हैं। ये सुनने के बाद जेम्स को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो जानता था कि अगर वो अपने पिता को यहीं पर छोड़ देगा तो एलियंस उन्हें तड़पा तड़पा कर मारेंगे। इसीलिए जेम्स अगले दिन एक पत्थर दिल फैसला लेते हुए अपने पिता को एक जहर गोली देकर उन्हें मौत की नींद सुला देता है ताकि दुश्मन के हाथों से मरने से पहले वो सुकून की नींद सो जाएं। वहीं दूसरी तरफ प्रबल प्लेनेट पर हालात बदलते जा रहे थे और सोरेन के गायब होने के बाद उसकी बीवी लॉरा, जिसे सोरेन के यूएनएससी के द्वारा पकड़े जाने के बारे में नहीं पता होता, वो पागलों की तरह उसे ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। तभी रास्ते में अचानक कौन उसे एक सीक्रेट जगह पर खींचकर उसे बताती है कि असल में सोरेन को किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि उसके ही अपने क्रू मेंबर ने धोखा दिया था और अभी के लिए उसे यूएनएससी वालों ने पकड़ लिया है। ये सुनने के बाद तो लॉरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसे समझ में आ जाता है कि अब वो और उसका बेटा भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि पक्का वो गद्दार क्रू मेंबर सोरेन की छुपाई हुई दौलत के पीछे होंगे और उस दौलत का ठिकाना जानने के लिए वो लॉरा और उसके मासूम बेटे को भी टॉर्चर करेंगे। ये जानने के बाद कौन लॉरा को उसके बेटे को लेकर आने के लिए कहती है ताकि वो तीनों यहाँ पर से किसी सेफ जगह पर जा सके। जो सुनने के बाद लॉरा भी बिना वक्त गवाए अकेले ही अपने घर की तरफ भागती है, लेकिन अफसोस अब तक काफी देर हो चुकी थी और सोरेन के गद्दार साथी उसके घर में पहले ही पहुंचकर उसके बच्चे के साथ ऐसे खेल रहे थे जैसे कि उन्हें सोरेन के यूएनएससी के द्वारा पकड़े जाने के बारे में पता ही ना हो। लॉरा को देखते ही वो उससे झूठ बोलते हुए कहते हैं कि उन्हें सोरेन की लोकेशन के बारे में पता चल गया है और उसको वापस लाने के लिए लॉरा को उनके साथ चलना पड़ेगा। हालांकि लॉरा इस बात को जानती थी कि एक चाल है और सोरेन असलियत में यूएनएससी की कैद में है, पर फिलहाल के लिए वो अपनी और अपने बेटे की भलाई के लिए उनकी बात मानने का दिखावा करती है और पैकिंग करने का बहाना बनाकर उन गद्दारों को कुछ देर के लिए वहाँ पर से भेजने के बाद मौका मिलते ही अपने बेटे को लेकर कॉन के पास निकल जाती है। वो तीनों अब सोरेन के खुफिया स्पेसशिप पे बैठकर डबल प्लेनेट से निकल
निकलने ही वाले होते हैं, पर तभी रास्ता रोककर सोरेन के वही गद्दार साथी खड़े हो जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद लॉरा समझ जाती है कि अगर वो इस वक्त पर शिप लेकर उड़ेगी तो वो लोग उसका पीछा करेंगे और इससे क्वेन और उसके बेटे की जान दोनों खतरे में पड़ जाएगी। इसीलिए यहाँ पर लॉरा एक माँ होने का सबसे बड़ा बलिदान देती है और अपने नेकलेस को अपने बेटे को देने के बाद कौन से कहती है कि मेरे बेटे को लेकर किसी दूसरे ट्रांसपोर्ट शिप से सेफ जगह पर निकल जाओ और तब तक मैं इन गद्दारों को उलझा कर रखती हूँ। अभी कौन को ना चाहते हुए भी ये बात मानकर वहाँ पर से निकलना पड़ता है और फिर लॉरा तुरंत ही उन गद्दारों के सामने पहुंचकर उनको बहुत ही बुरी तरह से मारना शुरू कर देती है। तब जैसे तैसे गद्दारों ने लॉरा को काबू में कर लिया था और उन्हें ये बात भी समझ आ गई थी कि लॉरा को सब कुछ पता चल चुका है, इसीलिए वो तुरंत ही उसे अपने साथ पकड़कर एक सुनसान जगह पर लेकर जाते हैं और वहाँ पर उससे सीधा सवाल पूछते हैं कि सोरेन का पैसा कहाँ पर है। तो बहुत ज्यादा टॉर्चर होने के बावजूद भी लॉरा एकदम खामोश रहती है, जिसकी खामोशी ने उन सभी गद्दारों को पागल कर दिया था। इसीलिए गुस्से में आकर उनमें से एक गद्दार लॉरा को एयरलॉक सिस्टम में धक्का देकर बंद कर देती है और अब वहाँ की ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दी जाती है। ऑक्सीजन की कमी के चलते लॉरा का दम घुटने लगता है, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा होता है और मौत बिल्कुल उसके करीब होती है। तभी अचानक से उसे सांस लेने में आसानी होने लग जाती है और जब वो आंखें खोल के देखती है तो तब तक क्वान ने वहाँ पर पहुंचकर सोरेन के सभी गद्दार साथियों को मौत के घाट उतार दिया था। जिसके बाद वो लॉरा को उठाते हुए बताती है कि उसने लॉरा के बेटे को सुरक्षित एक ट्रांसपोर्ट शिप में बैठाकर एक सेफ प्लेनेट की तरफ रवाना कर दिया है और खुद वो अपनी जान पर खेलकर लॉरा को बचाने के लिए वापस आई है। ये बात सुनने के बाद लॉरा को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, पर फिलहाल के लिए उसे अपने बेटे की भी टेंशन हो रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसके बेटे का किसी भी प्लेनेट पर अकेले जाना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इधर दूसरी तरफ रीच प्लेनेट पर जॉन एक बार वापस से मार्गरेट से मिलने के लिए पहुंचता है और उसे अब तक की सारी भयानक सच्चाई के बारे में बताते हुए जोर देकर कहता है कि पक्का जल्दी ही कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। मार्गरेट को भी अंदर से यही डर सता रहा था, लेकिन सिस्टम की मजबूरी की वजह से वो बिना किसी ठोस सबूत के जेम्स और यूएनएससी के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकती थी। इसीलिए वो जॉन से दुनिया को बचाने के लिए जल्दी से जल्दी कोई सबूत ढूंढने के लिए कहती है और सबूत की तलाश में जॉन एक बार वापस से टीलिया से मिलने के लिए एक चर्च में पहुंच जाता है। अब तक टीलिया भी इस बात को समझ चुकी थी कि अगर पूरे ब्रह्मांड को बचाना है तो उसे अपने डर के ऊपर उठना ही पड़ेगा। इसीलिए वो जॉन को कॉलोनी प्लेनेट पर हुए हमले वाले दिन की एक खुफिया रिकॉर्डिंग सुनाती है जो उसने एलियन के हमले के वक्त रिकॉर्ड करी थी। उस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद ये बात तो साफ हो गई थी कि जॉन का एलियन से कोई भी लेना देना नहीं है और एलियंस का अगला टारगेट रीच प्लेनेट ही है। जॉन अभी उस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद अगले कदम के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी पास की बिल्डिंग में एक जोरदार धमाका होता है। एलियंस का वो हमला जिसे रोकने के लिए जॉन दिन रात एक कर रहा था वो शुरू हो चुका था और रीच प्लेनेट अब मौत के साए में था। शहर में अब बस एक जगह नहीं बल्कि जगह जगह पर ब्लास्ट होने लगते हैं, जो नजारा देखने के बाद जॉन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि तबाही इतनी बड़ी थी कि उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। इसके अलावा सबसे बड़ी मुसीबत तो ये थी कि उसके पास उसका स्पार्टन वाला आर्मर भी मौजूद नहीं होता, जिसके बिना इस हमले में रीच प्लेनेट को बचाना जॉन के लिए एकदम नामुमकिन होता है। खैर फिलहाल के लिए चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही थी। लोग सड़कों पर बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन मौत इतनी तेजी से आई थी कि कई लोग तो पल भर में राख हो गए और उन्हें संभलने तक का मौका नहीं मिला। सबसे बड़ा झटका तो इंसानों को तब लगता है जब उन्हें पता चलता है कि स्पेसशिप के ऊपर परमाणु हथियारों का भी कोई भी असर नहीं हो रहा था, जिसका मतलब रीच प्लेनेट भी अब कभी भी खत्म हो सकता है। टीलिया तो इस खौफनाक माहौल में पागल होने लग गई थी। इसी वजह से वो रोते हुए अपने मम्मी पापा को बचाने के लिए अपने घर की तरफ भागने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन उसे जबरदस्ती पकड़ लेता है, क्योंकि वो जानता था कि टीलिया के घर वाले इलाके में इस वक्त सबसे ज्यादा बमबारी हो रही है और वहाँ पर जाने का मतलब सीधा मौत को दावत देना है। इस बात से टीलिया टूट कर फूट कर रोना शुरू कर देती है, लेकिन जॉन उसे संभालते हुए सख्ती से समझाता है कि टीलिया ये रोने का वक्त नहीं है और अगर हमें इन दरिंदों को रोकना है तो सबसे पहले मुझे मेरा आर्मर वापस पाना होगा। कुल मिलाकर बिना उस आर्मर के जॉन सिर्फ एक लाचार सिपाही था, जबकि रीच प्लेनेट को इस वक्त सीधा मौत से लड़ाई करने वाली एक मशीन की जरूरत थी। टीलिया को भी ये बात समझ में आ जाती है और दोनों अपनी जान को हथेली पर रखकर सीधा मिलिट्री एरिया की तरफ भागने लग जाते हैं। अब वैसे अब तक मिलिट्री एरिया की कॉलोनी के पास में कोई भी हमला न होने की वजह से वहाँ के लोगों को इस बात का अंदाजा तक नहीं होता कि कयामत उनके सर पर खड़ी है। ये देखकर टीलिया चिल्लाकर लोगों को वहाँ पर से भागने के लिए कहती है, लेकिन तभी मौत वहाँ पर भी दस्तक दे देती है और एक एलियन अपनी गायब होने वाली शक्ति का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पहुँचकर मासूम लोगों के ऊपर हमला बोल देता है। तब बिना किसी आर्मर और प्रोटेक्शन के जॉन अपनी जान की परवाह किए बिना उस दरिंदे के ऊपर टूट पड़ता है, जिस दौरान किस्मत उसका साथ देती है, क्योंकि वो एलियन लो लेवल फोर्स का वॉरियर था, जिसकी वजह से खूनी झड़प के बाद जॉन और टीलिया बिना किसी आर्मर की मदद से उसे ढेर करने में कामयाब हो जाते हैं। उन्होंने उस एलियन को मार तो गिराया था, लेकिन जॉन जानता था कि ये तो बस शुरुआत है और हाई लेवल वाले खतरनाक वॉरियर्स भी कभी भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। इसीलिए वो फौरन वापस से यूएनएससी बेस में घुसने की कोशिश करना शुरू कर देता है, पर अब तक बाहर बमबारी इतनी ज्यादा भयानक रूप ले चुकी थी कि जॉन और टीलिया को अपनी जान बचाने के लिए एक पुरानी बिल्डिंग में जाना पड़ता है, जिसके सेकंड फ्लोर पर पहुंचते ही उन्हें वहां पर किसी की मौजूदगी का एहसास होता है, जो महसूस करके वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए एक एंटीक शॉप के ऑनर से मिलते हैं, जिसने डर के मारे अपने हाथ में बंदूक तान रखी थी। उसे देखकर जॉन और टीलिया उसे समझाते हैं कि ये जगह मौत का कुआं बन चुकी है, इसीलिए उसे वहाँ पर से तुरंत भाग जाना चाहिए। लेकिन वो औरत इस पर साफ इनकार करते हुए कहती है कि मेरे पूर्वजों ने इसी दुकान में अपना दम तोड़ा था और चाहे जो हो जाए मैं इस मिट्टी
बेटी को छोड़कर यहाँ पर से कहीं नहीं जाऊंगी। जॉन जो अब तक ऐसे कई लोगों को देख चुका था, वो अब तक समझ चुका होता है कि जज्बाती जिद के आगे बहस करना बेकार है, इसीलिए वो तुरंत ही टीलिया को लेकर वहाँ पर से बाहर निकल आता है। अब वैसे अब तक यूएनएससी के नॉर्मल सोल्जर्स ने भी एलियंस के ऊपर काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया था, लेकिन हवा से हो रहे हमलों के आगे उनकी बंदूकें फीकी पड़ जाती हैं और इसी अफरा तफरी के बीच में जॉन जैसे तैसे अपनी साथी रिच के पास पहुंच जाता है, जिसके पास भी आर्मर नहीं होता, लेकिन एक स्पार्टन होने के नाते अपनी न डरने की काबिलियत की वजह से वो एक भारी भरकम मशीन गन के साथ एलियन स्पेसशिप के ऊपर लगातार गोलियां बरसा रही थी। तब जॉन को देखते ही वो तुरंत ही उससे एक बंदूक पकड़ा देती है और जॉन भी तुरंत ही कुछ हिम्मती मरीन सोल्जर के साथ सीधा अपने बेस की तरफ भाग पड़ता है। उस दौरान रास्ता मौत से भरा हुआ था और हर कदम पर एलियन उनका रास्ता रोक कर खड़े थे, लेकिन जॉन और सभी मरीन सोल्जर का इरादा पक्का था कि या तो आज वो रीच को बचाएंगे या फिर खुद राख हो जाएंगे। अब धीरे धीरे वहाँ पर और भी काफी सारे एलियंस आना शुरू हो जाते हैं, जिससे माहौल इतना ज्यादा भयानक हो जाता है कि किसी को समझ ही नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन लोगों के बारे में पता चलते ही एक अंधा रिटायर्ड मरीन जिसने अपने जीवन में कई जंग लड़ी थी, एक जिंदा बॉम्ब को अपने हाथ में लेकर चिल्लाता हुआ सीधा दुश्मन के एयरक्राफ्ट की तरफ भागता है, जिसके अगले ही पल एक कान फाड़ देने वाला धमाका होता है और वो बुजुर्ग मरीन अपने प्लेनेट के लिए मरते मरते भी अपने कई दुश्मनों को मौत के घाट उतार देता है। इसीलिए कहते हैं कि वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर। ये सारी चीजें रिस्क की आंखों के सामने हुई थी, जो देखने के बाद रिस्क का दिल बुरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि वो अंधा कानून वो अंधा मरीनों से फाइटिंग क्लासेस दिया करता था और इसीलिए ये रिस्क के लिए सिर्फ एक मौत नहीं बल्कि एक पर्सनल नुकसान था। दूसरी तरफ प्रीच प्लेनेट पर ही यूएनएससी के हेडक्वार्टर में मौजूद एक खुफिया जेल में सोरेन को बंद करके रखा गया होता है, जहाँ पर उसके साथ कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर हेस्ली भी मौजूद थी, जिसे जेम्स ने ना जाने कैसे पर ढूंढ निकाल कर उसे दुनिया की नजरों से छुपा के यहाँ पर कैद कर दिया था। और फिलहाल के लिए सोरेन और हेस्ली दोनों को ही एक हाईटेक सिमुलेशन में रखा गया था, जिसको बंद करे बिना वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। हालांकि बाहर चल रही बमबारी और गोलीबारी की आवाजें उनके सेल तक पहुँच रही थी और तभी अचानक एक जोरदार धमाके से जेल का पावर सिस्टम हिल जाता है और उसी वजह से सिमुलेशन बंद हो जाने के कारण हेस्ली और सोरेन को बाहर निकलने का रास्ता भी दिख जाता है। डॉक्टर हेस्ली जो यूएनएससी के बेस के चप्पे चप्पे से वाकिफ थी, वो तुरंत ही सोरेन को लेकर वहाँ पर से निकल जाती है। पर जैसा कि आप लोग जानते हो कि सोरेन के स्पार्टन बनाने के लिए हेस्ली ने बचपन में उसके परिवार से उसको दूर कर दिया था, इसीलिए सोरेन के मन में हेस्ली के लिए सिर्फ नफरत भरी थी, लेकिन अभी अपनी जान बचाने के लिए उसके पास हेस्ली के पीछे जाने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था, इसीलिए वो उसके पीछे पीछे चल देता है। और अभी उनके कॉरिडोर में पहुंचते ही उन्हें चारों तरफ ऑफिसर्स की लाशें पड़ी हुई दिखाई देती हैं, जो इशारा था कि एलियन बेस के अंदर घुस चुके हैं। इसीलिए ये समझ आती ही हेस्ली फौरन एक बंदूक निकालकर सोरेन को देती है और दोनों मौत के साए में घबराते हुए आगे बढ़ने लग जाते हैं। तब हेस्ली सीधा कोर्टाना के पास पहुंचकर उससे बात करती है, लेकिन कोर्टाना ने अभी उसे और सोरेन को देखते ही कह दिया था कि यहाँ पर से जल्दी भाग जाओ। ये सुनकर हेस्ली और सोरेन को समझ पाते कि तभी वहाँ पर मैकी और उसका सबसे खतरनाक एलियन साथी पहुँच जाता है, जिस दौरान मैकी सबसे पहले तो कोर्टाना के डिवाइस के ऊपर कब्जा करने में व्यस्त हो जाती है, जो देखने के बाद हेस्ली और सोरेन को समझ में आ गया था कि अभी उनका यहाँ पर रुकना मौत को बुलावा देना है, इसीलिए वो तुरंत ही वहाँ पर से बाहर निकलते हैं। और बाहर निकलने से पहले सोरेन अपने पास मौजूद एक ग्रेनेड की पिन को निकालकर उसे कमरे के अंदर फेंक देता है। हालांकि इस हमले में एलियन और मैकी खुद को बचा लेते हैं और वहीं अब तक जॉन और रिस मिलिट्री के बेस कैंप में पहुंच चुके होते हैं। वहाँ का नजारा किसी नर्क से कम नहीं था, क्योंकि पूरा बेस घायल सोल्जर की चीखों से गूंज रहा था और हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। ये देखकर जॉन का दिल बैठ जाता है, लेकिन उसे असली झटका तो तब लगता है जब उसे पता चलता है कि हायर कमांड के ऑफिसर्स यानी कि जेम्स को इस खतरे के बारे में पहले से अंदाजा था और उसी वजह से वो एक बहुत ही बड़ी टीम, कुछ और बड़े ऑफिसर्स, यूएनएससी के जरूरी सामान और यहाँ तक कि स्पार्टन्स के आर्मर को भी अपने साथ लेकर कहीं और जा चुका था। ये बात सुनने के बाद जॉन को ये बात तो समझ आ गई थी कि जेम्स ने न केवल जॉन के ऊपर शक करा था, बल्कि फिलहाल के लिए वो पूरे के पूरे प्लेनेट को मौत के मुंह में झोंक कर खुद सुरक्षित निकल गया है। लेकिन इस अंधेरे में उम्मीद की एक किरण अभी भी बाकी थी, जो था जेकब। वो एक सच्चा सोल्जर था, इसीलिए उसने जेम्स के साथ भागने की बजाय रीच पर ही रुककर एलियन से लड़ने का फैसला किया होता है। अभी जब जॉन उससे मिलता है तो वो सबसे पहले तो जॉन से अपने पुराने बर्ताव के लिए माफी मांगता है और उसे बहुत ही भरोसे के साथ कहता है कि अब सिर्फ तुम ही हमें इस कयामत से बचा सकते हो। ये बोलने के बाद जेकब बताता है कि एलियंस का असली टारगेट रीच का पावर सोर्स है और अगर दुश्मन उस पर कब्जा करने में कामयाब हो गए तो पूरा प्लेनेट पल भर में राख हो जाएगा। अब जैसा कि हालात काफी ज्यादा खराब थे, इसीलिए कुछ मरीन्स तो इतना ज्यादा डरे हुए होते हैं कि उनके हाथों से बंदूकें तक छूट रही थी। ऐसे में जेकब एक जान फूंकने वाली स्पीच देता है, जिसे सुनकर डरपोक से डरपोक सोल्जर का भी खून खौल उठता है। स्पीच के बाद वो ऐलान करते हुए ये भी कहता है कि अभी से वो लोग जॉन के ऑर्डर्स मानेंगे और मरते दम तक पावर सोर्स की सुरक्षा करेंगे। इसके बाद सभी मरीन्स अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और जैसे ही एलियंस का झुंड उनके सामने आता है, जॉन के एक इशारे पर सब एक साथ फायरिंग करते हुए उनको खत्म करना शुरू कर देते हैं। उनकी इस लगातार फायरिंग की वजह से उन्होंने बहुत सारे एलियंस को मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन एलियंस की तादाद कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जॉन ऐसे हालातों को देखते हुए सबको धीरे धीरे पीछे हटने का ऑर्डर देता है। इसी बीच हेस्ली और सोरेन भी भागते हुए जेकब के पास पहुंच जाते हैं और जेकब उन्हें तुरंत ही बिल्डिंग की छत पर जाने के लिए कहता है, क्योंकि जल्दी ही वहाँ पर से आखिरी ट्रांसपोर्ट शिप भी निकलने वाला था। ये
सुनते ही हेस्ली और सोरेन बिना देरी करे सीधा ऊपर की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अभी के लिए वक्त मौत की तरह तेजी से निकलता जा रहा था और एलियंस मक्खियों की तरह बिल्डिंग की दीवारों पर चढ़ रहे थे। उस दौरान हेस्ली और सोरेन जैसे तैसे बिल्डिंग की छत पर पहुंच तो जाते हैं, लेकिन ऊपर पहुंचते ही उनकी उम्मीदों के ऊपर पानी फिर जाता है, क्योंकि अब तक वहां पर कई सारे एलियंस भी पहुंच चुके थे, जिन्हें देखने के बाद सोरेन बिना वक्त गवाए ऊपर मौजूद सोल्जर के साथ एलियंस के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है और काफी देर तक लड़ाई करते हुए वहाँ मौजूद सभी एलियंस को जान से मारने के बाद आम नागरिकों को ट्रांसपोर्ट शिप में चढ़ने के लिए कहता है। तब तक जेकब और उसके साथी भी छत पर पहुंच जाते हैं और सबके शिप पर चढ़ने के बाद जेकब तुरंत ही टीलिया को शिप उड़ाने का ऑर्डर देता है, लेकिन शिप उड़ाने से पहले ही एक बड़ी मुसीबत आकर सामने खड़ी हो जाती है। शिप का फ्यूल पाइप अभी तक टैंक से जुड़ा हुआ था, जिसे सिर्फ नीचे जाकर मैनुअली ही हटाया जा सकता था। इसीलिए ये देखकर जेकब एक ऐसा फैसला लेता है जो सिर्फ एक हीरो ही ले सकता था। बाकी सबकी जान बचाने के लिए वो खुद को सेक्रीफाइस करने का फैसला करता है और नीचे भागते हुए फ्यूल पाइप को फाइनली टैंक से अलग कर देता है। इस समय पर टीलिया के पास भी जेकब की जान को बचाने का रास्ता नहीं था, इसी वजह से वो भी बाकी सबकी जान बचाने के लिए भरी आंखों के साथ जेकब को मौत के मुंह में छोड़कर शिप को लेकर उड़ जाती है। इस समय पर डॉक्टर हेस्ली और सोरेन उसी जगह पर मौजूद थे, क्योंकि टीलिया तो बाकी सबकी जान बचाने के लिए उन्हें अपने साथ यूएनएससी के नए हेडक्वार्टर में लेकर जा रही थी, और अगर सोरेन और हेस्ली उसके साथ उस जगह पर चले जाते तो उन दोनों को एक बार वापस से सिमुलेशन वाली जेल में डाल दिया जाता। दूसरी तरफ मैदानी जंग में जॉन और उसके साथी लाशों का ढेर लगा रहे थे, जिस बीच ही सोरेन और हेस्ली उनके पास पहुंच जाते हैं, लेकिन जॉन के पास उनसे हाय हेलो करने तक का भी वक्त नहीं होता, क्योंकि पीछे से हाई क्लास एलीट एलियंस का एक पूरा लश्कर उनको खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहा था। तब जॉन सभी लोगों के साथ फैसिलिटी के अंदर भागते हुए जानबूझकर एक जगह पर रुकता है और दुश्मन पर अचानक से एक पलटवार करता है, जिससे कई सारे एलियंस और मारे गए थे। लेकिन तभी वहाँ पर एलियंस के लीडर पहुँच जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद जॉन बिना आर्मर के उनसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट करना शुरू कर देता है। जिस दौरान बिना आर्मर के जॉन का शरीर कमजोर तो पड़ रहा था, लेकिन उसका जज्बा पहाड़ जैसा बड़ा था। वो उन एलियंस को कड़ी टक्कर देता है, पर आखिरकार एक लीडर एलियन उसे उठा कर फेंकता है, जिसके बाद वो जॉन को जान से मारने वाला था, मगर अपने मास्टर चीफ को मुसीबत में देखकर वेनेक उसे बचाने के लिए आगे आ जाता है। इस दौरान वेनेक एलियन को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको रोकने के चक्कर में वो खुद मौत के जाल में फंस जाता है और एलियन उसकी छाती में एक खंजर वाला बॉम्ब घुसाकर उसे थोड़ा सा दूर फेंक देता है। इसकी वजह से कुछ ही सेकंड में एक जोरदार धमाके में वेनेक ने अपनी जान गंवा दी थी। ये देखने के बाद तो जॉन का खून खोलने लग गया था, क्योंकि उसका वो साथी जिसके साथ उसने बचपन से मौत की ट्रेनिंग ली थी, वो उसकी आंखों के सामने आज बेरहमी से मारा गया था। पर फिलहाल के लिए गुस्से में होने के बावजूद भी जॉन बेबसी से जमीन पर पड़ा था, जिसके बाद एलियन जॉन को खत्म करने के लिए भी उसके पास आने लग जाता है, लेकिन उसके जॉन को कुछ करने से पहले ही वहाँ पर मैकी पहुंचकर एलियन को रोक देती है और कहती है कि हमें जो चाहिए था वो हमें मिल चुका है। दरअसल मैकी और एलियंस वहाँ पर पिछले सीजन वाले कीस्टोन के एक हिस्से को लेने के लिए आए थे, जिसके साथ साथ वो कॉटाना को भी अपने साथ लेकर चले जाते हैं और मैकी और उसके साथ के एलियन लीडर के वहाँ पर से निकलने के बाद उनके पीछे पीछे बाकी शिप भी निकल जाते हैं, लेकिन जाते जाते उन्होंने अपना सबसे ताकतवर और डरावना एलियन वॉरियर पीछे ही छोड़ दिया था, जो राक्षस नीचे उतरकर सीधा जॉन और उसकी बची कुची टीम की तरफ बढ़ने लग जाता है, जिस दौरान वो उसके ऊपर काफी सारी गोलियां बरसाते हैं, लेकिन उस एलियन की मोटी आर्मर के ऊपर गोलियों का कोई असर हो ही नहीं रहा था। इस दौरान जॉन के बाकी सारे साथी भी काफी घायल हो चुके थे और उनके बचने का भी कोई रास्ता नहीं था कि तभी अचानक से आसमान की ऊंचाइयों से एक स्पेसशिप बिजली की तरह से नीचे आता है और उस एलियन पर गोलियां बरसाते हुए उसे मौत के घाट उतार देता है। इस स्पेसशिप को कोई और नहीं बल्कि खुद सोरेन की वाइफ लॉरा चला रही थी, जो सोरेन की जान बचाने के लिए एकदम सही वक्त पर पहुंची होती है। एलियंस ने फाइनली प्लेनेट के ऊपर अपना फाइनल अटैक लॉन्च कर दिया, जिससे रीच प्लेनेट की जमीन खोलते हुए लावे में बदलने लगी। ये देखकर लॉरा बिना देर किए जॉन और उसके साथियों को सोरेन और हेस्ली के साथ स्पेसशिप पर चढ़ा लेती है। इस अफरा तफरी के बीच में रिस को एहसास होता है कि उसे वेनेक की लाश को वहाँ पर अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए वो आखिरी समय में अपनी जान को हथेली पर रखकर नीचे कूदती है और वेनेक के शरीर को उठाकर वापस से शिप में लेकर आ जाती है। इसमें वो कामयाब तो हो गई थी, लेकिन फिलहाल के लिए एलियन अटैक की रेंज में आने की वजह से रिच की हालत इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि वो मौत की कगार पर पहुंच चुकी थी। अब वैसे अभी के लिए काय कहाँ थी और किस हाल में थी, इसका किसी के पास कोई भी सुराग नहीं था, लेकिन जॉन का ध्यान इस बात पर बिल्कुल भी नहीं जाता और खुद भी काफी ज्यादा घायल होने की वजह से वो खुद भी बेहोश हो जाता है। ये देखकर डॉक्टर हेस्ली उसे तुरंत संभालते हुए उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देती है और फिर जॉन को होश आने पर उसे पता चलता है कि रिस की हालत बेहद नाजुक है और उसकी जान बचाने के लिए उन्हें जल्दी से जल्दी किसी प्लेनेट के हॉस्पिटल में पहुंचकर उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। ये बात सुनकर जॉन का दिल बैठ जाता है और इस दौरान उसे जेम्स के ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि अगर वो जॉन के सामने होता तो जॉन उसको जिंदा ही नहीं छोड़ता। जॉन के मन में यही चीजें चल रही थी कि अगर जेम्स की वजह से उनका आर्मर नहीं छीना गया होता तो आज वेनेक भी जिंदा होता और रिस भी इस हालत में नहीं होती। तो जॉन की हालत को देखकर कॉन और सोरेन उसको जैसे तैसे संभालने के बाद उसके गुस्से को थोड़ा सा शांत करने की कोशिश करते हैं, जिसके थोड़ी ही देर बाद वो लोग अलारिया नाम के एक प्लेनेट पर पहुंच गए थे, जहाँ पर रिस को तुरंत ही हॉस्पिटल में भर्ती करवाकर उसकी सर्जरी शुरू कर दी जाती है। अब वैसे ये वही प्लेनेट था जिसकी ट्रांसपोर्ट शिप पर कॉन ने लॉरा और सोरेन के बेटे को बिठाया था। इसी वजह से लॉरा और सोरेन अपने बेटे की तलाश में एक बार में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सोरेन बारटेंडर को थोड़े से पैसे देते हुए उससे पूछता है कि क्या यहाँ पर 10 साल का कोई बच्चा हेलमेट पहनकर आया था। इस पर बारटेंडर बताता है कि यहाँ पर एक बच्चा आया तो था, लेकिन उसे कुछ लोकल्स अपने साथ लेकर चले गए थे। ये सुनते ही सोरेन
जॉन बारटेंडर से उन लोगों का पता लेके बिना वक्त गवाए उन लोगों के घर की तरफ निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ जॉन पूरी तरह से टूट चुका था, क्योंकि एक ही दिन में उसका विश्वास, उसकी टीम और उसका घर सब कुछ छीन चुका होता है। अभी जब कॉन उसके पास वेनेक का फ्यूनरल करने की बात करने के लिए आती है तो जॉन उसके लिए साफ मना कर देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो एक नाकाम लीडर है और उसे वेनेक का फ्यूनरल करने का कोई भी हक नहीं है। इस बात से कॉन को बहुत ज्यादा गुस्सा तो आया था, लेकिन वो जॉन के इस बर्ताव को समझ रही थी, इसीलिए वो वेनेक का फ्यूनरल अकेले ही करने के लिए चली जाती है। अब रात के सन्नाटे में जॉन को खबर मिलती है कि रिस को होश आ गया है, इसीलिए वो बिना समय गवाए सीधा ही हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि डॉक्टर हेस्ली रिस के पास ही बैठी हुई थी। अभी वो जॉन से बातें करते हुए उसको हौसला देने के लिए बताती है कि शुरू से ही जॉन सबसे अलग, बहादुर और ताकतवर था और हेस्ली ने जॉन को स्पार्टन स्क्वाड का लीडर इसी वजह से बनाया था। ये बात सुनकर जॉन को थोड़ा सा अच्छा लगता है और तभी अचानक जॉन की नजर खिड़की से बाहर कॉन पर पड़ती है, जो अकेले ही वेनेक की बॉडी को दफनाने की कोशिश कर रही थी। और तभी अचानक से अलारिया प्लेनेट के काफी सारे लोग वहाँ पर जमा होकर कॉन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर जॉन को कॉन के लिए बहुत ज्यादा डर लगता है, इसलिए वो भागता हुआ तुरंत ही कॉन की मदद करने के लिए उसके पास पहुंचता है। पर वहाँ पर जाकर जॉन को पता चलता है कि लोकल्स असल में वहाँ पर कॉन को रोकने के लिए आए थे, क्योंकि उस प्लेनेट के रिवाज के हिसाब से लोगों की मरने के बाद उन्हें दफनाया नहीं बल्कि जलाया जाता था। ये बात सुनने के बाद शुरू में तो कॉन वेनेक को दफनाने की बात पर अड़ी रहती है, लेकिन जॉन उसे प्यार से समझाता है कि हर जगह के अपने रिवाज होते हैं। ये सुनकर फाइनली कॉन वेनेक को जलाने के लिए मान जाती है और वेनेक के अंतिम संस्कार के समय जॉन, कॉन और वहाँ पर मौजूद सारे के सारे लोकल वेनेक की आत्मा की शांति के लिए प्रे करने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लॉरा और सोरेन अब तक उस घर तक पहुँच चुके थे जहाँ पर उनका बेटा हो सकता था। वहाँ पर रहने वाली औरतों से बात करने पर शुरू में तो वो औरतें मानने को तैयार ही नहीं होती कि ये दोनों उस बच्चे के माँ बाप हैं, और उल्टा वो लॉरा को बहुत ज्यादा बुरा भला भी कहने लग जाती हैं, क्योंकि उसने अपने बच्चे को भूखा मरने के लिए बेसहारा छोड़ दिया था। इस बात को सुनने के बाद लॉरा का गुस्सा तो 7वें आसमान पर था, लेकिन सोरेन जैसे तैसे परिस्थिति को संभाल कर उसे बाहर भेज देता है ताकि वो उन औरतों से अकेले बात कर सके। उस दौरान लॉरा के बाहर घूमते समय अचानक से उसकी नजर एक पुराने स्पार्टन हेलमेट के ऊपर पड़ती है, जिसको एक बच्चे ने पहन रखा था, और उसको देखने के बाद लॉरा बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, इसलिए वो दौड़कर उस बच्चे के पास जाती है। लेकिन उसका हेलमेट उतारते ही लॉरा के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि असल में वो बच्चा लॉरा का बेटा नहीं होता। फिर उस बच्चे से बात करके लॉरा को पता चलता है कि उसका बेटा इस प्लेनेट पर आया जरूर था, पर खाने के बदले में उसने अपना हेलमेट उस बच्चे को दे दिया था, और अभी उस बच्चे को पता नहीं होता कि लॉरा का बेटा कहाँ पर है। ये बात सुनने के बाद लॉरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो तुरंत ही सोरेन को इस बारे में बताती है, जिसके बारे में सुनने के बाद सोरेन खुद भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, और उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा होता कि उनका मासूम बेटा इस अनजान प्लेनेट पर अकेला कहाँ भटक रहा होगा। दूसरी तरफ वेनेक के फ्यूनरल के बाद जॉन काफी ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि एलियंस एक एक करके सभी प्लेनेट्स को खत्म करते जा रहे थे, और टीच प्लेनेट पर हमला करके वो दोनों की स्टोन में से एक की स्टोन को लेकर भी चले गए थे, जिसका मतलब साफ था कि अभी भी एलियंस का मकसद हालो तक पहुंचना है, और उनके वहां पर पहुंचते ही वो सभी ह्यूमंस को एक साथ खत्म कर देंगे। तब डॉक्टर हेस्ली जॉन के पास आकर उसको समझाती है कि अगर उसे इंसानों को बचाना है तो उसे वापस से हालो की तलाश को शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ वहीं से एलियंस को रोकने का रास्ता मिल सकता था। ये जानने के बाद जॉन एक बड़ा फैसला लेता है कि वो यूएनएससी के नए खुफिया बेस पर हमला करके उस दूसरे वाले की स्टोन को हासिल करेगा, और जैसे मैं की स्टोन को छूकर दूसरे स्टोन की लोकेशन को जान लेती थी, जॉन को पूरा यकीन था कि वो भी वही कर सकता है। अब इसकी अगली सुबह लॉरा, जिसे समझ में आ गया था कि उस बारटेंडर ने पैसे लेने के बाद भी उसके बेटे के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दी थी, वो उसके बार में जाकर उसके सामने ही उसको टॉर्चर करने की तैयारी करना शुरू कर देती है, जो देखने के बाद उस बूढ़े बारटेंडर की फट के 4 से 64 हो गई थी। इसीलिए वो इस बार सच बताते हुए कहता है कि एक बच्चे को तो लोकल्स अपने साथ ले गए थे और दूसरे वाले बच्चे को यूएनएससी के सोल्जर्स ने पकड़ लिया था। ये बात जानने के बाद लॉरा तुरंत ही सोरेन के पास जाकर उसको ये बताती है, जो जानने के बाद सोरेन को ये बात समझने में देरी नहीं लगती कि उसके बेटे को भी यूएनएससी वालों ने स्पार्टन बनाने के लिए ही पकड़ा होगा। इसीलिए अब वो भी जॉन के साथ यूएनएससी के नए बेस पर जाकर अपने बेटे को बचाने का फैसला करता है, और तब उस बेस के लिए निकलने से पहले जॉन रिस को भी उसके साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन रिस के अंदर की आग अब तक ठंडी हो चुकी थी, और वेनेक की मौत के साथ साथ रीच की तबाही ने उसे अंदर से पूरी तरह से तोड़ दिया था। इसी वजह से वो जॉन से माफी मांगते हुए उसी प्लेनेट पर शांति से रहने का फैसला करती है, जो सुनकर जॉन भी उससे भारी मन से आखिरी बार गले लगाकर अपनी मिशन पर निकल जाता है। इधर यूएनएससी के नए बेस पर काफी सारे मरीन सोल्जर को स्पार्टन सोल्जर बनाने की ट्रेनिंग दे रही थी, क्योंकि अब तक जेम्स ने बहुत ही बुरी तरह से उसका माइंड वॉश करके उसके दिमाग में डाल दिया था कि जॉन एलियन से लड़ते हुए टीच प्लेनेट पर मारा गया होगा, और इसीलिए उन्हें ऐसी नई आर्मी बनानी पड़ेगी जो बिना किसी सवाल के ऑर्डर माने, ताकि वो ह्यूमैनिटी को हमेशा के लिए सेफ रख सके। तब कायर इसके लिए मान तो गई थी, मगर उसे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं होता कि आगे चलकर उसकी ये नई आर्मी उसके पुराने दोस्त जॉन के खिलाफ खड़ी होने वाली है। अभी सिमुलेशन ट्रेनिंग के दौरान नए लोगों में टीलिया भी शामिल थी, जो काफी ज्यादा बहादुर होती है, लेकिन वो इस कड़वी सच्चाई को अच्छे से जानती थी कि वो और उसके साथी कभी भी असली स्पार्टन्स की जगह नहीं ले सकती, क्योंकि स्पार्टन्स को बचपन से ही जज्बातों को मारकर एक किलिंग मशीन बनने की ट्रेनिंग दी गई थी, जो इतना बड़े होने के बाद किसी आम इंसान के बस में तो बिल्कुल भी नहीं होता। ये चीजें पूरी तरह से सही भी होती हैं, और वो सिमुलेशन जिसमें काय को अपने नए स्पार्टन साथियों के साथ एलियन शिप में जाकर एक वायरस को इंजेक्ट करना था, उस सिमुलेशन में ऐसा करने से पहले ही उसके सभी साथी मारे जाते हैं, और सिमुलेशन से निकलने के बाद काय सबको उनकी गलतियां
गलतियां बताती है। अब वैसे अब तक काय को लग रहा था कि वो सिमुलेशन में प्रैक्टिस करके हर चीज में माहिर हो जाएंगे, जिस पर टेलिया सामने से तो कुछ भी नहीं कहती, लेकिन उसे अंदर ही अंदर हंसी आ रही होती है, क्योंकि वो जानती थी कि नकली ट्रेनिंग से कभी भी असली स्पार्टन नहीं बना जा सकता। उसे यूएनएससी के ऑफिस में जेम्स मार्गरेट के साथ आराम से चाय पीते हुए बात कर रही होती है, क्योंकि उसने जॉन से जानी गई बातों से जेम्स को ब्लैकमेल करके अपने आप को डीज प्लेनेट से निकलवा लिया था और अब उसे उसकी पुरानी पोस्ट भी मिल गई थी। अभी मार्गरेट जेम्स को अलर्ट करते हुए बताती है कि उसे एक स्पेसशिप के बारे में पता चला है जो डीज से निकलने में कामयाब हो गया था और उस स्पेसशिप के अंदर पक्का जॉन हेस्ली और सोरेन ही होंगे। ये बात जानने के बाद जेम्स इस बारे में छानबीन करने का फैसला करता है और इसी सब के बीच में अब तक जॉन भी उस प्लेनेट पर आ चुका होता है जो दूरबीन से यूएनएससी बेस्ड ई के हरकत पर नजर रख रहा था। अब वैसे इस प्लेनेट के चप्पे चप्पे से जॉन और सोरेन अच्छी तरह से वाकिफ थे, क्योंकि बचपन में उन्हें स्पार्टन बनाने की ट्रेनिंग इसी जगह पर दी गई थी और सोरेन को ये बात भी समझ आ चुकी थी कि अभी उसके बेटे को इस बेस से काफी दूर एक दूसरी जगह पर रखा गया होगा। इसीलिए वो फिलहाल के लिए जॉन को उसका ध्यान रखने के लिए बोलकर खुद अपने बेटे को बचाने के लिए निकल जाता है, जिसके जाने के बाद जॉन ने सीधा यूएनएससी की बेस की तरफ बढ़ते हुए रास्ते में आने वाले सोल्जर्स को एक एक करके मारना शुरू कर दिया था। एक एक करके वो काफी सारे सोल्जर्स को ढेर तो कर देता है, पर इसके थोड़ी ही देर में काफी सारे सोल्जर्स आकर उसको एक साथ घेर लेते हैं और जैसे तैसे उसके ऊपर कंट्रोल करके उसे जबरदस्ती अपने साथ यूएनएससी के बेस के अंदर लेकर चले जाते हैं। पर जॉन तो खुद यही चीज चाहता था और असल में ये सब जॉन की सिर्फ एक चाल थी। इसीलिए बेस के अंदर दाखिल होते ही वो मौत का नंगा नाच करना शुरू कर देता है। अपनी बेपनाह ताकत से वो वहाँ पर तबाही मचाते हुए पल भर में काफी सारे सोल्जर्स को उठा उठा कर फेंकता है, जो चीजें जेम्स और काय सीसीटीवी की मदद से देख रहे थे और काय तो ये देखकर सुन रह गई थी कि जॉन जिंदा है। वो फिलहाल के लिए खुशी और हैरानी में जॉन से बात करने के लिए सीधा आगे बढ़ने लग जाती है, पर तभी अचानक जेम्स उसे रोकते हुए उसके कान में जॉन के खिलाफ जहर खोलते हुए कहता है कि जॉन पक्का एलियंस के साथ मिला हुआ है, वरना रीच प्लेनेट की तबाही से कोई भी आम इंसान जिंदा बचकर नहीं निकल सकता था और इसका मतलब कि वो यहाँ पर पक्का कीस्टोन को लेने के लिए ही आया होगा ताकि एलियंस इंसानियत को जड़ से मिटा सके। अभी की सिचुएशन के हिसाब से काय को ये सारी बातें पूरी तरह से सच लग रही थी, इसीलिए नफरत और दुख में डूबी हुई काय जॉन से बात न करने का फैसला करके उसके खिलाफ खड़े होने का फैसला करती है। वहीं दूसरी तरफ एलियंस के बेस में एलियंस का प्रीस्ट मैकी को ह्यूमन स्पाई कहने लग जाता है, क्योंकि जितनी बार भी एलियंस जॉन को मारने वाले होते थे तो हर बार मैकी एलियंस को ऐसा करने से मना करके जॉन की जान को बचा लेती थी। इस बात पर मैकी ज्यादा कुछ नहीं कह पाती और अब उसके साथ रहने वाले एलियन के लीडर को भी मैकी के ऊपर ही शक होना शुरू हो जाता है, पर मैकी बाद में उसको समझाती है कि जॉन भी उसके जैसे कीस्टोन को एक्टिवेट कर सकता था और शायद हेलो के नक्शे तक पहुंचने के लिए उन दोनों को एक साथ कीस्टोन को टच करना पड़ेगा। अभी ये बात एलियन को भी सही लगती है और वो प्रीस्ट को वहाँ पर से भेजकर खुद भी वहाँ पर से चला जाता है। उसके जाने के बाद मैकी कोर्टाना से बात करती है, जिस दौरान कोर्टाना जो अपने अंदर हेलो का नक्शा सेव कर सकती थी वो इस काम में मैकी की मदद करने के लिए मान गई थी, पर बदले में उसे एलियन स्पेसशिप के ऊपर अपना पूरा एक्सेस चाहिए था। अब ये चीज सभी एलियंस के लिए सच में काफी बड़ा खतरा बन सकती थी, इसीलिए पहले मैकी उसे पूरा एक्सेस देने से मना कर देती है, पर बाद में उसे हेलो का नक्शा पाने के लिए कोर्टाना की बात को मानना ही पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ जॉन खुला होकर यूएनएससी के बेस में जेम्स को पीटने के लिए ढूंढ रहा था, पर तभी अचानक उसके सामने काय पहुंच जाती है, जिसे जेम्स ने जॉन को पकड़ने के लिए कहा था। तब जॉन बार बार काय को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो एलियंस के साथ नहीं मिला हुआ और वो ह्यूमंस को बचाना चाहता है और कीस्टोन की जरूरत भी उसे उसी वजह से है, मगर काय को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता और अभी वो जॉन को बहुत ही बुरी तरह से मारना शुरू कर देती है। इस दौरान जॉन काय से लड़ाई करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता और पिटते हुए उसे बार बार समझाने की कोशिश करता रहता है कि वो इंसानों को बचाना चाहता है, लेकिन जेम्स ने काय का माइंड वॉश कर दिया है। ये बातें सुनने के बाद भी काय बिल्कुल नहीं रुकती और लगातार उसे बहुत ही बुरी तरह से मारती रहती है। पर अभी जब जॉन के बेहोश होने तक भी जॉन काय के ऊपर पलटवार नहीं करता तो कहीं न कहीं काय को भी जॉन की बातों के ऊपर भरोसा होने लग जाता है और वो उसको जेम्स के पास पकड़कर ले जाने की बजाय उसी रूम में छोड़कर बाहर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जैसा कि कोर्टाना को अब तक एलियंस के स्पेसशिप का पूरा एक्सेस मिल चुका था, इसीलिए वो कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल करके मार्गरेट से बात करते हुए उसे एलियन स्पेसशिप की लोकेशन के बारे में बता देती है, जहाँ पर आकर मार्गरेट के लोग एलियंस के ऊपर अचानक हमला कर सकते थे। लेकिन अभी मार्गरेट को हमला करने से पहले एलियंस के बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, इसी वजह से वो कोर्टाना को ये काम करने के लिए कहती है, जिस पर कोर्टाना मान तो गई थी, लेकिन वो जानती थी कि ह्यूमैनिटी को सिर्फ जॉन ही बचा सकता है और उसके लिए जॉन को किसी भी हालत में हालो पर भेजना पड़ेगा। इसीलिए फिलहाल के लिए वो जॉन के पास जाकर उसे होश में लाती है और उसे एलियन से पहले हालो में पहुंचने के लिए कहकर यूएनएससी के बेस में रखे उस कीस्टोन की लोकेशन के बारे में बता देती है। इधर अलारिया प्लेनेट पर जेम्स के भेजे हुए गार्ड क्वान और हेस्ली को पकड़ने के लिए पहुंच जाते हैं, जो देखकर क्वान और हेस्ली दोनों ही अलग अलग हो गए थे और तब क्वान को एक बूढ़ी औरत की आत्मा दिखाई देती है, जो उसको बचाने के लिए कुएं के पास लाकर उसमें जंप करने को कहती है और वो कुआं बिल्कुल वैसा ही था जैसा क्वान को पिछले सीजन में अपने प्लेनेट के विजन में दिखाई दिया था। इसी वजह से वो चुपचाप उस कुएं में जंप कर लेती है, लेकिन नीचे गिरने से पहले ही वो हवा में अटक गई थी, क्योंकि असल में नीचे एलियन टेक्नोलॉजी से बनी हुई एक एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी लगी थी, जो क्वान को बैलेंस करते हुए सीधा खड़ा कर देती है। तभी हेस्ली खुद भी वहाँ पर पहुँच जाती है, जिसे उस जगह के बारे में पहले से पता था और असल में वो जगह एक सीक्रेट फैसिलिटी थी जिसे उस अनजान सिविलाइजेशन ने बनाया था, जिन्होंने हालो का निर्माण करा है।
कैरबी के लिए हेस्ली कॉर्न को लेकर फैसिलिटी में मेन एरिया की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन हेस्ली वहाँ पर काफी समय बाद आई थी और वक्त के साथ वहाँ पर काफी बदलाव हो चुके थे। उसी वजह से हेस्ली रास्ता भटक जाती है। तभी उसी बूढ़ी औरत की आत्मा एक बार कॉर्न को वापस से दिखाई देती है और उन्हें सही रास्ता दिखाते हुए कुछ ही देर में लैब एरिया में पहुंचा देती है। लैब एरिया के अंदर हेस्ली की बेटी मेरिंडा भी मौजूद थी, जो कि काफी समय से उसी खुफिया जगह पर मौजूद एक एलियन के खुफिया दरवाजे के ऊपर काम कर रही थी, जिसके पीछे न जाने कौन से राज छुपे थे। अभी हेस्ली को तो अपनी बेटी को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा खुशी होती है, लेकिन इसके अगले ही पल मेरिंडा को अपने पिता जेकब के मरने के बारे में जानकर बहुत ज्यादा दुख होता है। दूसरी तरफ यूएनएससी के नए बेस में काई का दिमाग अब जेम्स की बातों से हट चुका था, इसीलिए वो सीधा जेम्स के ऑफिस में घुसती है और उससे रीच की तबाही और उसके गद्दारी भरे फैसलों के ऊपर सवाल करने लग जाती है। दरअसल काई को ये बात तो समझ आ चुकी थी कि अब तक जेम्स उससे बहुत ज्यादा झूठ बोल रहा था और जॉन शुरू से ही पूरी तरह से सही था। जेम्स के बात करने के तरीके से ये बात उसे पूरी तरह से क्लियर हो जाती है और अब वो फैसला करती है कि वो किसी भी हालत में जॉन का पूरी तरह से साथ देगी। वहीं दूसरी तरफ एलियन स्पेसशिप के ऊपर हालात बेकाबू हो चुके थे, क्योंकि थोड़ी देर पहले जब एलियंस के लीडर ने एलियंस के प्रीस्ट को मैकी की वजह से वहाँ पर से जाने के लिए कहा था, तो एलियंस के प्रीस्ट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था और अभी तक उसे कोर्टोना के बाहर कम्युनिकेट करने के बारे में भी खबर मिल चुकी होती है। इसीलिए गुस्से में प्रीस्ट अपने गार्ड्स को लेकर मैकी के पास पहुंच जाता है ताकि वो उसे एलियन के लीडर के सामने खत्म कर सके। लेकिन एलियंस के लीडर को मैकी के ऊपर ही बहुत ज्यादा भरोसा था, इसीलिए जब कुछ एलियन मैकी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वो खुद ही उन एलियंस को मारना शुरू कर देता है। उसी दौरान स्पेसशिप पे रखा हुआ कीस्टोन अचानक से चमकने लग गया था, जिसको देखने के बाद मैकी समझ जाती है कि दूर किसी और प्लेनेट पर जॉन भी दूसरे कीस्टोन के पास पहुंच चुका है। उसका ये अंदाजा पूरी तरह से सही था, क्योंकि जॉन भी यूएनएससी के बेस में कीस्टोन को छूने ही वाला होता है और इस बार जॉन और मैकी किस्मत से एक ही समय पर कीस्टोन को टच करते हैं। इससे अगले ही पल वो दोनों हालों के वर्चुअल वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं, जो जगह किसी जन्नत से कम नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर चारों तरफ हरियाली, सुकून और ऐसी शांति मौजूद होती है जो जॉन और मैकी ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं करी थी। तब जॉन मैकी को देखते ही उसके ऊपर बरस पड़ता है, क्योंकि उसके एलियन साथियों की वजह से काफी सारे प्लेनेट्स पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे, जहाँ पर कई मासूम लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इस पर मैकी सफाई देते हुए साफ कहती है कि ये सब किस्मत में लिखा हुआ था और मैं एलियंस को भी हालों पर इंसानों को खत्म करने के लिए नहीं बल्कि इसलिए ले जाना चाहती हूँ ताकि वहाँ पर वो शांति से रह सके। मैकी का तो ये भी मानना था कि उस जगह पर इंसान भी उनके साथ रह सकते हैं, मगर जॉन जानता था कि एलियंस के साथ रहना सिर्फ एक ख्वाब है, क्योंकि एलियंस कभी भी इंसानों को बर्दाश्त नहीं करेंगे और आज नहीं तो कल वो सबको मिटा देंगे। वो दोनों इस बारे में बहसबाजी कर ही रहे थे कि तभी अचानक जॉन को वर्चुअल वर्ल्ड में ही मैकी के पीछे कुछ एलियंस आए दिखाई देते हैं, जो रियल वर्ल्ड में मैकी के ऊपर हमला करने वाले थे। तो मैकी की जान बचाने के लिए जॉन तुरंत ही रियल वर्ल्ड में कीस्टोन को छोड़ देता है, जिससे कनेक्शन टूट जाने की वजह से मैकी वापस से होश में आ गई थी और स्पेसशिप में अभी भी खूनी जंग छिड़ी हुई थी। एलियंस का लीडर मैकी की जान बचाने के लिए अपने सभी साथियों को जान से मार रहा था, लेकिन उसी दौरान मौका देकर प्रीस्ट एलियन मैकी को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है, जो देखकर मैकी भी तुरंत ही अपना दिमाग लगाते हुए कोर्टोना के डिवाइस को उठाती है और तुरंत ही एक जगह पर जाकर छुप जाती है। उस दौरान प्रीस्ट के उस जगह पर आने पर मैकी ने उसके सामने कोर्टोना को भेज दिया था और पता नहीं क्यों पर एलियंस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कोई भी समझ नहीं होती, इसीलिए प्रीस्ट कोर्टाना को एक असली इंसान समझकर उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। पर जैसा कि कोर्टाना तो सिर्फ एक होलोग्राम थी, तो उस पर किसी हथियार का असर कैसे होता। इसी वजह से प्रीस्ट का ध्यान हट जाने का फायदा उठाकर मैकी तुरंत ही एक खंजर को निकालकर पूरी ताकत से प्रीस्ट की छाती में घोप देती है, जिससे फाइनली वो प्रीस्ट वहीं पर ढेर हो जाता है। इसके बाद मैकी के कोर्टाना से बात करने पर उसे पता चलता है कि कोर्टाना ने हालों के कोऑर्डिनेट्स को निकाल लिया था, जिसके बारे में जानने के बाद मैकी बहुत ज्यादा खुश होती है। इधर यूएनएससी के हेडक्वार्टर में मार्गरेट बहुत ज्यादा डरी हुई थी, क्योंकि जिन लोगों को उसने जॉन को पकड़ने के लिए भेजा था वो लोग भी जॉन को नहीं पकड़ पाए थे, और अगर बाकी सारे लोगों को भी जॉन के जिंदा होने के बारे में पता चल जाता तो वो लोग मार्गरेट की बात को मानने की बजाय जॉन की बात को मानते। इसके बारे में मार्गरेट सोच ही रही होती है कि तभी अचानक से कोर्टाना उसे काफी सारे एलियन स्पेसशिप के बारे में बताती है, जो एक जगह पर इकट्ठे हो रहे थे, जिनको देखने के बाद मार्गरेट तुरंत ही जेम्स को ऑर्डर देते हुए उसकी नई स्पार्टन टीम को उस जगह पर भेजने के लिए कहती है, ताकि वहाँ पर जाने के बाद सभी एलियंस को मारा जा सके। अब बेशक से जेम्स कैसा भी था, मगर उसे ये बात पता थी कि उसके नए वाले स्पार्टन एलियन का मुकाबला नहीं कर सकती, इसीलिए वो मार्गरेट से सैनिकों को वहाँ पर भेजने के लिए मना करने लग जाता है। मगर अपनी पोस्ट की वजह से मार्गरेट के पास जेम्स से ज्यादा पावर थी, इसीलिए वो उसको उल्टा सीधा बोलने के बाद जबरदस्ती उसके ऑर्डर फॉलो करने के लिए कहती है। इसी बीच मार्गरेट के भेजे हुए सोल्जर जॉन को घेरने के लिए आगे बढ़ते हैं। उनके हाथ में गन्स थी और ऑर्डर साफ थे कि जॉन के नजर आते ही उसको पकड़ लिया जाए, लेकिन जैसे ही उनकी नजर जॉन के चेहरे के ऊपर पड़ती है, उनकी हिम्मत जवाब दे जाती है और वो वहीं सुन होकर खड़े रह जाते हैं। ये सारी चीजें उन लोगों के जॉन की रिस्पेक्ट करने की वजह से थी, लेकिन उनका कमांडर बार बार उनसे जॉन के ऊपर गोली चलाने ले कह रहा था, जिस बीच ही काय वहाँ पर आकर कमांडर को मुक्का मारते हुए बेहोश कर देती है। इसके बाद वो सबसे पहले जॉन के ऊपर भरोसा न करने के लिए उससे माफी मांगती है, जिस दौरान शुरुआत में तो जॉन उससे सही से बात नहीं करता, लेकिन आखिरकार जॉन अपना दिल बड़ा करते हुए उससे माफ कर ही देता है। इसके थोड़ी ही देर बाद वो दोनों के दोनों जेम्स तक पहुंच गए थे, जहाँ पर बिना वक्त गवाए जॉन उसका गला दबोचते हुए उससे पूछता है कि मेरा आर्मर कहाँ पर है। इस दौरान हैरानी की बात ये थी कि जेम्स अब मुकाबला करने के
मूड में बिल्कुल भी नहीं था और वो तो उल्टा जॉन की मदद करना चाहता था, क्योंकि उसे ये बात समझ में आ चुकी थी कि मार्गरेट बहुत बुरी इंसान है और वो जानबूझकर सभी सोल्जर को मौत के मुंह में धकेल रही है। इसी वजह से यहाँ पर जेम्स एक बहुत ही बड़ा राज खोलता है जो जॉन के होश उड़ा देता है। दरअसल शुरुआत से ही जेम्स सिर्फ एक मोहरा था और असली खिलाड़ी तो मार्गरेट थी, जिसने अपनी पोस्ट छोड़ने का नाटक सिर्फ इसीलिए किया था ताकि वो शुरुआत में जॉन का भरोसा जीतकर बाद में जॉन के जरिए एलियंस के पहले हेलो रिंग पर कब्जा कर सके और पूरे ब्रह्मांड की सारी ताकत उसके हाथ में आ जाए। ये सुनते ही जॉन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि मार्गरेट की इस गंदी सियासत की वजह से बहुत सारे मासूम लोग मारे जा चुके थे और अभी एक एक करके वो सभी सोल्जर्स को भी मरवाई जा रही थी। इसी बीच मार्गरेट टीलिया और उसकी टीम को भी एलियन शिप की तरफ बढ़ने का ऑर्डर दे देती है, जिसके बारे में जानने के बाद जॉन अपना आर्मर पहनता है और सीधा टीलिया के पास पहुंच जाता है। उस समय पर टीलिया चाहती थी कि जॉन उनके साथ चलकर एलियन से लड़ाई करे, क्योंकि जॉन से ज्यादा एक्सपीरियंस किसी के पास भी नहीं था और जॉन के उनकी टीम में होने से उनके साथियों को भी बहुत ज्यादा हिम्मत मिलती। लेकिन जॉन इसके लिए मना कर देता है, क्योंकि वो एलियन से लड़ाई करने की बजाय हेलो पर पहुंचकर सीधा इंसानों को बचाना चाहता था। तब इस बात से नाराज होकर टीलिया वहाँ पर से तुरंत ही चली गई थी। इस दौरान जॉन को भी अपनी गलती का एहसास होता है और उसे समझ में आता है कि अगर वो टीलिया और उसकी टीम को अकेला छोड़ देगा तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इसीलिए अब जॉन एक बड़ा फैसला लेता है कि वो पहले जाकर एलियंस के शिप को टीलिया और उसके साथियों के साथ तबाह करेगा और हेलो की तरफ बाद में बढ़ेगा। इसी वजह से वो अपनी स्पेसशिप को स्टार्ट करके निकल पड़ता है मौत के उस ठिकाने की तरफ जहाँ से वापसी नामुमकिन लग रही थी। अब क्या जॉन का ये फैसला सबकी जान बचा पाएगा या ये सब भी मार्गरेट के जाल का हिस्सा है? फिर वहीं दूसरी तरफ सोरेन अब तक उस खौफनाक यूएनएससी की ट्रेनिंग एरिया में दाखिल हो चुका होता है, जहाँ पर मासूम बच्चों को बेरहमी से टॉर्चर करा जाता था। फिर किस्मत से थोड़ी ही देर में सोरेन के बेटे और भी काफी सारे बच्चों को वहाँ पर पीटने के लिए लेकर आया जाता है, जिन्हें यूएनएससी के लोग मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे, पर उनका हाथ उन तक पहुँच पाता उससे पहले ही सोरेन एक तूफान की तरफ बीच में आ जाता है और एक एक करके सभी लोगों को मौत के घाट उतार कर अपने बेटे को बचा लेता है। उसी वक्त वहाँ पर सोरेन की बीवी लॉरा भी पहुँच जाती है, जो अपने बेटे को गले लगाने के लिए उसकी तरफ दौड़ी ही थी कि तभी अचानक किस्मत पलट जाती है। यूएनएससी के ढेरों सोल्जर अचानक वहाँ पर धावा बोलकर सोरेन को बहुत ही बुरी तरह से मारते हैं और बाद में सोरेन की आंखों के सामने ही उसकी बीवी और बेटे दोनों को घसीटकर जेल की तरफ ले जाते हैं। इस दौरान सोरेन कुछ न कर पाने की वजह से बेबस हो चुका था, पर उसने किसी भी हालत में अपनी बीवी और अपने बेटे को बचाने का फैसला कर लिया होता है। वहीं अल्गारिया प्लेनेट पर क्वान, मेरिंडा और हेस्ली उस एलियन के सीक्रेट दरवाजे को खोलने की कोशिश करने में लगे हुए थे, जिसके बारे में सोचते सोचते दिमाग थक जाने पर भी उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। पर तभी क्वान को आगे बढ़ते हुए उसे अपने पूर्वजों की बातें याद आती हैं, जिन्हें पहले के टाइम पर ऐसी ही एक जगह को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी मिली थी। इसीलिए अभी कुछ सोचते हुए क्वान उस पुराने दरवाजे को हाथ लगाती है, जिसके ऐसा करते ही गेट में एक अजीब सी रोशनी चमकने लग गई थी। इसके अगले ही पल उन लोगों की आंखों के सामने पूरे ब्रह्मांड का एक अजीबोगरीब सा होलोग्राम आ जाता है, जिसे देखने के बाद तो सब लोग पूरी तरह से हैरान हो गए थे। पर क्वान ने वैसा ही नक्शा पहले भी देखा हुआ था, इसीलिए उसे समझ में आ जाता है कि इस होलोग्राम के अंदर सितारों की पोजीशन सही नहीं है। तब असली नक्शे के बारे में याद करते हुए क्वान तुरंत ही उन सितारों की पोजीशन को एकदम सही करती है, जिसके अगले ही पल वो एलियन टेक्नोलॉजी वाला दरवाजा खुल जाता है। उस दरवाजे के अंदर एक पुरानी लैब थी, जहाँ पर इजिप्ट की मम्मी की तरह एक लाश पड़ी हुई थी, जिसने अपने हाथ में एक अजीब सी डब्बी को थाम रखा था। अब इससे पहले कि वो तीनों उसके पास से उस चीज को ले पाते, अचानक से वो पूरी जगह ढहने लग जाती है और तीनों को अपनी जान बचाकर जैसे तैसे बाहर निकलना पड़ता है। उस दौरान वो तीनों काफी ज्यादा डरे हुए थे, पर तभी मेरिंडा उन्हें खुशखबरी देती है कि बाहर निकलने से पहले मेरिंडा ने उस मम्मी के हाथ में मौजूद चीज को अपने पास रख लिया था, जिसे देखने के बाद हेस्ली काफी ज्यादा खुश होती है, पर वो इस बात को नहीं जानती थी कि आगे चलकर यही चीज उन्हें मौत से भी बदतर सजा देने वाली है। वहीं दूसरी तरफ यूएनएससी के बेस पर जेम्स जब मार्गरेट के पास पहुंचता है, तो उस समय पर उसने फैसला कर लिया था कि वो इस औरत का असली चेहरा सबके सामने लाकर रहेगा। इसी बात की वजह से उन दोनों के बीच में काफी भयानक बहसबाजी हो जाती है और तब मार्गरेट अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए जेम्स को जबरदस्ती जेल में डलवा देती है। दूसरी तरफ काय भी टीलिया और उसके साथियों की एलियन से लड़ाई करने में मदद करने के लिए गई थी, जो थोड़ी ही देर में एलियंस के शिप के पास पहुंच जाते हैं, पर तभी अचानक से एक एलियन अटैक से उनका पूरा शिप बर्बाद हो जाता है। इसकी वजह से काय और उसके सभी साथियों को अपनी जान बचाने के लिए सिमुलेशन की तरह स्पेस में ही कूदना पड़ा था, पर इस बार वो लोग जैसे तैसे करके अपने आप को बचा लेते हैं और सूट में लगे जेट पैक की मदद से एलियंस की स्पेसशिप में घुसने में भी कामयाब हो जाते हैं। वहाँ जाने के बाद वो अंदर मौजूद सभी एलियंस को खत्म करने लग गए थे और उनका सबसे बड़ा प्लान एलियन स्पेसशिप में वही वायरस डालने का था, जिससे पूरा का पूरा स्पेसशिप ही ब्लास्ट हो जाता। ये सब होने से पहले नए स्पार्टन और एलियन के बीच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लड़ाई होती है, जिसमें कई नए स्पार्टन मारे भी गए थे और ये देखने के बाद सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तब किसी को समझ में नहीं आ रहा होता कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे एलियन की तादाद बढ़ती जा रही थी और स्पार्टन्स मर रहे थे। इसी बीच टीलिया खुद भी काफी ज्यादा घायल हो जाती है, जो देखकर काय सबसे पहले तो उसे साइड में ले जाकर सेव करती है और बाद में फिर सभी चीजों के आउट ऑफ कंट्रोल होने पर काय जल्दी से कंट्रोल रूम में जाकर फैसला करती है कि वो स्पाइक को स्पेसशिप में लगा देगी। हालांकि इससे काय और उसके सभी साथियों की जान चली जाती, मगर इंसानियत को बचाने के लिए ऐसा करना बहुत ज्यादा जरूरी था। पर तभी अचानक से जॉन वहाँ पर पहुंचकर काफी सारे एलियंस को मार देता है और काय से कहता है कि उसे स्पाइक का इस्तेमाल अभी नहीं करना चाहिए। जॉन को देखने के बाद काय को थोड़ी सी हिम्मत मिलती है और फिलहाल के लिए जॉन एलियंस की मेन स्पेसशिप यानी कि मैकी की स्पेसशिप में जाने के लिए स्पेस में
छलांग मार देता है। दूसरी तरफ मिरांडा डब्बी जैसी उस चीज को अपने पास लाकर यूएनएससी के ऑफिस में उस पर रिसर्च करना शुरू कर देती है, जिस दौरान उस चीज को देखने के लिए उसके पास उसकी एक साथी भी आ गई थी। अब वैसे उस डब्बी के अंदर एक अजीब सा पैरासाइट था जो ना जाने कितने लाख सालों से सो रहा होता है, और अभी उसको देखने के बाद मिरांडा की साथी चुपचाप वहाँ पर से बाहर चली जाती है। लेकिन बाहर जाने के 10 मिनट के अंदर अंदर वो अचानक से बौखलाकर अपने साथ में काम करने वाले एक साइंटिस्ट को बेरहमी से जान से मार देती है, और ये सब असल में उस पैरासाइट की वजह से था जिससे मिरांडा की साथी इन्फेक्ट हो गई थी। इस बारे में पता चलने पर तो मिरांडा के होश उड़ जाते हैं और वो तुरंत ही अपनी साथी को जेल में डलवा देती है। अब वैसे कौन भी अब तक इसी प्लेनेट पर पहुंच चुकी थी, जिससे कुछ तो बहुत ही बुरा होने का फील हो रहा था, इसीलिए वो जैसे तैसे सोरेन के पास पहुंचकर उसको वहाँ पर से चलने के लिए कहती है। लेकिन सोरेन तो अपने बेटे और अपनी बीवी को बचाए बिना वहाँ पर से कहीं नहीं जाने वाला था। खैर अभी फिलहाल के लिए सोरेन क्वान के साथ यूएनएससी के बेस में जेल की तरफ जाने लग जाता है, और वहीं दूसरी तरफ अब तक मिरांडा की इन्फेक्टेड साथी को भी जेल में बंद कर दिया गया था, जहाँ पास के ही सेल में लॉरा और उसका बेटा भी मौजूद होता है। और तभी अचानक उस पैरासाइट वायरस की वजह से आसपास मौजूद सभी लोग इन्फेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। ये देखकर लॉरा, उसका बेटा और उनके सामने वाले सेल में मौजूद जेम्स भी काफी ज्यादा डर गया था, जिस दौरान जेम्स उसके सेल के पास में खड़े गार्ड की बंदूक को निकालकर जल्दी से उस इन्फेक्टेड औरत को शूट करके खत्म कर देता है। पर किस्मत खराब होने की वजह से अब तक वो गार्ड भी इन्फेक्ट हो चुका था। अभी वो गार्ड गुस्से में जेम्स को जान से मारने ही वाला था, लेकिन उसके किसी को कुछ करने से पहले ही वहाँ पर कॉन और सोरेन आकर उसको जान से मार देते हैं। और बाद में जब उन्हें पता चलता है कि जेम्स ने लॉरा और उसके बेटे की जान बचाई थी, तो वो तुरंत ही जेम्स, लॉरा और लॉरा के बेटे को फ्री करवाकर वहाँ पर से बाहर जाने लग जाते हैं। लेकिन बाहर अब तक और भी कई लोग इन्फेक्ट हो चुके थे, जो सोरेन और उसके साथियों को देखकर सीधा उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। और उस दौरान सोरेन, जेम्स और कॉन जैसे तैसे उनसे लड़ाई करने लग जाते हैं। लेकिन इसी बीच लॉरा खुद भी इन्फेक्ट हो जाती है, जिस बारे में शुरू में उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया था। लेकिन अभी सब लोगों को जल्दी से बाहर निकालकर वो तुरंत ही सेल के दरवाजे को बंद कर देती है, और बाद में भारी मन से सोरेन को अपने इन्फेक्ट होने के बारे में बताकर उनके बेटे का ध्यान रखने के लिए कहती है। ये सुनकर तो सोरेन पूरी तरह से टूट चुका था, और अभी उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि उसे अपनी बीवी को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन अभी अपने बेटे की भलाई के लिए वो ना चाहते हुए भी अपने बेटे और कॉन को वहाँ पर से लेकर निकल जाता है। दूसरी तरफ अब मैकी का स्पेसशिप हालो के बिल्कुल करीब था। ये देखकर कॉर्टाना उसे कुछ भी गलत ना करने के लिए कहती है, और तभी अचानक से मैकी को याद आता है कि कॉर्टाना जॉन के लिए बहुत ज्यादा वफादार है, जिसकी वजह से जॉन उन्हें ट्रैक कर सकता है। इसीलिए अभी वो बिना सोचे समझे कॉर्टाना के डिवाइस को तोड़कर फेंक देती है और एक स्पेस पॉड को लेकर एलियन लीडर के साथ हेलो की तरफ निकल पड़ती है। उस दौरान जैसा कि अब स्पेसशिप को कोई कंट्रोल करने के लिए नहीं बचा था, उसकी वजह से जल्दी ही उसका स्पेसशिप भी हेलो के ऊपर क्रैश करने वाला था। वहीं स्पेस में काई और उसके साथी अभी भी एलियन से मौत की जंग लड़ रहे थे, पर जब सभी लोग बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और बचने की कोई भी उम्मीद नहीं दिखती, तो काई एक बहुत ही बड़ा फैसला करती है। वो अपने सभी साथियों को एक सेफ स्पेसशिप पे बिठाकर थोड़ा सा दूर भेज देती है, और खुद एलियन के एक स्पेसशिप पे जाकर वहाँ पर स्पाइक को एक्टिवेट करते हुए उस स्पेसशिप को दूसरे एलियन स्पेसशिप से क्रैश करवा देती है, जिससे फाइनली एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, और काई की कुर्बानी की वजह से दुश्मन के सारे स्पेसशिप राख बन जाते हैं। अब इस भयानक धमाके की वजह से वहाँ मौजूद लगभग सभी एलियंस मारे गए थे, और काई की बॉडी अब अंतरिक्ष की खामोश गहराइयों में तैर रही थी। उसकी इस हालत को देखकर टीलिया और उसके सभी साथियों को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन अभी भी ये जंग खत्म नहीं हुई होती। इधर मैकी का स्पेसशिप हेलो पर क्रैश होने ही वाला था कि उससे ठीक पहले जॉन वहाँ पर पहुंचकर कॉर्टाना को ढूंढने लग जाता है, पर जब उसे कॉर्टाना का डिवाइस टूटा हुआ मिलता है तो ये देखकर उसका दिल बैठ जाता है। पर तभी अचानक उसे कॉर्टाना की आवाज आती है, जो उसे बताती है कि उसने अपनी जान बचाने के लिए खुद को शिप के सिस्टम के अंदर ट्रांसफर कर लिया था। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी कि जैसे ही स्पेसशिप नीचे जाकर क्रैश करेगा तो उस दौरान कॉर्टाना हमेशा के लिए मिट जाएगी। ये बात सुनते ही जॉन बिना वक्त गवाए एक बड़ा खतरा मोल लेता है और कॉर्टाना को एक बार वापस से उसके दिमाग में आने के लिए कहता है। ये चीज सच में काफी ज्यादा रिस्की थी, पर इसी तरह से कॉर्टाना को बचाया जा सकता था। इसीलिए जॉन एक बार वापस से कॉर्टाना को जैसे तैसे करके अपने शरीर के अंदर ले ही लेता है। इसके थोड़ी देर बाद जॉन जैसे ही हालो की जमीन पर कदम रखता है तो वो पूरी तरह से दंग रह जाता है। बाकी ग्रहों पर जहाँ पर सिर्फ बंजर जमीन और मौत थी, हालो उससे पूरी तरह से अलग था। यहाँ पर हरियाली, साफ हवा और वो सब कुछ था जो एक दुनिया को जिंदा रखने के लिए चाहिए होता है। तभी कॉर्टाना एक पुराने टावर की तरफ इशारा करते हुए बताती है कि ये वही जगह है जहाँ पर से पूरे हालो को कंट्रोल करा जा सकता था। ये बात सुनने के बाद जॉन तुरंत ही उस तरफ जाने लग जाता है। दूसरी तरफ यूएनएससी के बेस में किस्मत का पहिया इस तरह से घूमता है कि मार्गरेट के गार्ड्स हेस्ली को पकड़कर उसके पास लेकर आ जाते हैं, जिस दौरान मार्गरेट उसको जेल में डलवाने वाली थी कि तभी अचानक वहाँ पर बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग पहुंचकर मार्गरेट को घेर लेते हैं और पल भर में नोच नोच कर उसको मौत के घाट उतार देते हैं। उस दौरान हेस्ली तो ये खूनी मंजर देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी कि तभी वहाँ पर मिरांडा भी पहुंच जाती है, और अभी हेस्ली को चेक करने पर मिरांडा को पता चलता है कि हेस्ली खुद भी इन्फेक्ट हो गई है। अपनी माँ को इस हालत में देखकर मिरांडा पूरी तरह से टूट गई थी, पर अभी वो हार नहीं मानती और तुरंत ही हेस्ली को एक क्रायो स्लीप चैम्बर में डालकर उसके शरीर को जमा देती है, ताकि आगे चलकर जब उसे इस वायरस का तोड़ मिल जाए तो वो हेस्ली को वापस से सही कर ले। वहीं दूसरी तरफ हेलो पर जॉन उस टावर के पास पहुंच जाता है, लेकिन मौत वहाँ पर उसका पहले से इंतजार कर रही थी। दरअसल मैकी और एलियन लीडर वहाँ पर पहले पहुंच चुके थे, और अभी जॉन को देखते ही लीडर एक भयानक दरिंदे की तरह उस पर हमला करना शुरू कर देता है। उस दौरान शुरुआत में तो जॉन की बहुत ही बुरी तरह से पिटाई होती है और एलियन लीडर
लीडर का हर एक बार उसके आर्मर को तोड़ रहा था, लेकिन मासूम लोगों की जान जाने के बारे में याद आने के बाद जॉन का गुस्सा ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ता है और वो आखिरकार अपनी पूरी ताकत को झोंक कर उस एलियन लीडर को उसकी ही तलवार से खत्म कर देता है। अपने लीडर की मौत को देखकर मैगी का दिल पूरी तरह से टूट गया था और अब उसके अंदर न तो इंसानों के लिए हमदर्दी बची थी और न ही एलियंस के लिए। वो जॉन की परवाह किए बिना अकेली ही उस टावर के अंदर भाग जाती है और अब उसका इरादा बहुत ज्यादा भयानक था कि वो कीस्टोन वाले वेपन को एक्टिवेट करके इंसानों और एलियंस को ब्रह्मांड से पूरी तरह से मिटा देगी। ये बात समझ जाते ही जॉन तुरंत ही उसको रोकने के लिए उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन जॉन के टावर के गेट के अंदर पहुंचते ही एक अजीब सा रोबोट उसका रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैकी ने मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा करने से मना करा है, इसीलिए तुम अंदर नहीं जा सकते। ये सुनने के बाद जॉन उसे काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करता है कि उसे अंदर जाकर इंसानों की जान को बचाना ही होगा, पर फिलहाल के लिए रोबोट उसकी बात को नहीं सुनता। पर इसके अगले ही पल रोबोट का टोन अचानक से बदल जाता है। वो जॉन को घूरते हुए कहता है कि इस जगह पर तुम्हारे आने के बारे में पहले से लिखा हुआ था, जिसके हिसाब से अंदर कुछ बहुत ही बड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा है और अब तुम चाहो तो अंदर जा सकते हो। अब वो बड़ी चीज क्या है? क्या काई जिंदा है? क्या मैकी सच में इंसानों और एलियंस को दोनों को खत्म कर देगी? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या उस पैरासाइट वायरस को सही करा जा सकता है? माफ करना, इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको इस सीजन के यहीं पर खत्म हो जाने की वजह से नहीं दे सकता और इन सभी सवालों के जवाब आपको थर्ड सीजन में ही जानने को मिलेंगे। पर किस्मत खराब होने की वजह से वो सीजन अब तक रिलीज नहीं हुआ है, इसीलिए आगे जब भी वो रिलीज होगा मैं उसको अपने चैनल पर लेकर जरूर आऊंगा। पर क्या आप लोग इसके थर्ड सीजन को देखना चाहते हो? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर बताना। तो दोस्तों, हालो सीजन 2 के इस खतरनाक सफर के बाद आखिरकार मास्टर चीफ ने हालो तक का रास्ता ढूंढ तो लिया था, लेकिन इसके बदले में इंसानियत ने काफी कुछ खो दिया। जहाँ एक तरफ जॉन और कोर्टाना की दोस्ती बच गई थी, वहीं दूसरी तरफ गैलेक्सी में एक नया खतरा अभी भी दबे पांव आगे बढ़ रहा था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर गैलेक्सी की जंग से दूर हमारी अपनी धरती पर समुद्र ही हमारे खिलाफ हो जाए तो क्या होगा? एक ऐसी जंग जहाँ दुश्मन ऊपर आसमान में नहीं बल्कि हमारे पैरों के नीचे गहरे पानी में छुपा है। अब तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के बारे में जानने के लिए जहाँ इंसानों को फेंका हुआ कचरा मौत बनकर उनके ऊपर ही बरसने लगता है। समंदर के 25,000 फुट नीचे से अचानक से होमो एक्वा नाम की एक एडवांस सिविलाइजेशन निकलकर बाहर आ जाती है, जिन्हें इंसानों से इस बात का जवाब चाहिए था कि वो इतने सालों से समंदर के अंदर कचरा फेंक कर उनके घर को गंदा क्यों कर रहे हैं। इस गुस्से में उन्होंने समंदर के सारे कचरे और यहाँ तक कि टाइटैनिक जहाज को भी शहरों के बीच में लाकर पटक दिया था और अब इंसानियत को बचाने का पूरा जिम्मा बार्कले नाम के एक इंसान के कंधों पर था। पर क्या वो एलियन से डील करके इंसानों को बचा पाएगा? जानने के लिए राइट हैंड साइड पर आ रही वीडियो पर तुरंत क्लिक करें और अगर आपने ये वीडियो पहले से देखी हुई है तो आप लोग लेफ्ट हैंड साइड पर आ रही वीडियो पर क्लिक करके दूसरी कहानी को भी देख सकते हो। बाकी उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।